बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ये अंदाज़ अहले वफ़ा के, रिटन बाय जिया कुरैशी। तो इसका आज हमने सेकंड पार्ट पढ़ना, लेकिन पहले मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों को नावल पसंद नहीं आ रहा? यार आप लोग तो ऐसे गायब हुए हो जैसे नेरी व शापर नहीं गायब होते। आप लोगों तो भाग गए हो सारे एक नावल रीड करने के बाद। मैंने नावल्स और भी लेके आने हैं इस तरह के जो सिर्फ अपने चैनल पे नॉवल ऑर्चर्ड पे पोस्ट हो गए। तो क्या आप लोग सिर्फ वही रीड किया करोगे, बाकी आप लोगों ने कोई नहीं सुनना ये रीड करना? हालांकि मैं अच्छे अच्छे नावल लेके आ रही हूँ। क्या हो गया, हर नावल पे रिस्पॉन्स दिया करें यार, ताकि फिर बंदे को थोड़ा सा ना वो मोटिवेशन रहती है कि भाई लोग सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन ये क्या कि आप लोग तो सिर्फ एक नावल पर रिस्पॉन्स दे के सारे बज गए। तो वापस आ जाओ यार। फिर ऐसे आपको पता है, मैं फिर जब मैं भज गई तो मैं फिर वापस नहीं आना, मैं फिर तेरे हाथ नहीं आना। तो आए पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज पढ़ना है हमने ये अंदाज़ अहले वफ़ा के, रिटन बाय जिया कुरैशी, सेकंड पार्ट। वफ़ा के साथ हमार का रवैया बहुत हद तक बदल चुका था। अब वो इसके साथ ढेरों बातें करता था, मगर ज़्यादातर बातें अपने मुतल्लिक़ ही होती, अनीता के मुतल्लिक़ ही होती थी। और वो खुश दिली से सुनती थी, तबसरा भी करती थी। वफ़ा का बीएससी का रिज़ल्ट आउट हुआ, A1 ग्रेड बना था। वो खुशी खुशी अखबार उठाए कमरे में दाखिल हुई। टाई की नोट बांधते हुमैर ने इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा और पूछा, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कौन सा जोक सुनकर आ रही हो? मेरा रिज़ल्ट आउट हुआ है, उसके सामने अखबार लहराते हुए बोली। अच्छा, कितने पेपर्स में सप्ली आई है? वो शरारत से बोला। सुनकर अफसोस होगा आपको, एक भी नहीं आई, वो मुंह बनाते हुए बोली। रियली? दिखाओ। ये अखबार आगे करते हुए इसने उंगली रखी। गुड यार, तुम तो गिफ्ट के हकदार हो, वो रिजल्ट देखते हुए बोला। तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, जवाब देना चाहें? वो मुस्कुराई। तो ऐसा करते रात को डिनर पर चलते हैं, अपना गिफ्ट तुम खुद ले लेना, वो कुछ सोचते हुए बोला। सोच लो फ्रेंड, ऐसा ना हो कि आपकी नीता को बुरा लग जाए, वो खिलखिलाई। सोच लिया, मेरी नीता अब इतनी भी नैरो माइंडेड नहीं है, इसने से आंखें दिखाई थी। ओके, आई एम ऑलरेडी लेट, शाम में तैयार है ना, वो घड़ी देखते हुए बोला। तो इसने सर हिला दिया। ऐसे यार ये कौन सा रिजल्ट है जो अखबार में आते? मैं तो अभी तक मेरा रिजल्ट अखबार च नहीं आया। मेरा तो ना नेट भी आता, जब भी आता। बीएससी का रिजल्ट अखबार में भी आता है। मेरी बहन ने बीएससी की थी, उधर भी नेट दिया है। ऐसी वो कब की तैयार बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। अमूमन वो 6 बजे तक आ जाता था और इस वक्त 6:30 बज रहे थे। इंतज़ार का एक एक पल इसे भारी हो रहा था। वफ़ा आने ने किसी काम से इसके कमरे में झांका और इसे तैयार देखकर अंदर चली गई। तुम कहीं जा रही हो? इनके साथ शॉपिंग और डिनर पर। ये काय कैसे पलटी? वो हैरान हुई। रिज़ल्ट की वजह से। मेरी तो दुआ है कि ये काय यूं ही पलटी रहे और इसके दिमाग से दूसरी शादी का ख्याल निकल जाए, वो दवाइया अंदाज में हाथ उठाकर बोली। तो वफ़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अच्छा आप ये बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? वो बगौर वफ़ा का जायज़ा लेने लगी। इसने सीक्रेट शर्ट पर कॉपर चूड़ीदार पजामा पहन रखा था, साथ में कॉपर कलर का बड़ा सा दुपट्टा था। करली बाल आधे कैचन में कैद थे और आधे पुश्त पर खुले छोड़े थे। मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और लिपस्टिक थी। लाइट सा मेकअप कर लेती, वो बोली। ये किया तो है ये, इन्होंने इसके चेहरे की तरफ इशारा किया। डिनर की थी तो ठीक है, ज़्यादा मेकअप मुझे पसंद नहीं, चेहरा गोला गंडा लगता है, वो आईने में अपना जायज़ा लेते हुए बोली। हुमैर अब तक आया क्यों नहीं? तुम ऑफिस कॉल कर लेती। बस आते ही होंगे, वो बेनियादी से बोली। कि ऑफिस कॉल करने का इसने भी सोचा था, मगर अनाड़े आ गई कि इसे तो शायद याद भी ना होगा। हॉर्न की आवाज़ पर वो खिड़की की तरफ बढ़ी। हुमैर की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। आ गए? इसने मुड़कर आनिया से कहा। अच्छा तो मैं चलती हूँ, सॉरी यार, वो कमरे में दाखिल होते ही बोला। एंड टाइम पर डैड ने मीटिंग में फंसा दिया। इसने टाई बेड पर उछाली। मैं 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ, वो बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला। फ़ाफ़ा का जी चाहा इससे पूछे कि वो नीता के साथ जाते हुए भी लेट हुआ है। इसने गाड़ी ज्वेलरी शॉप पर रोकी थी। ख़वातीन की ज्वेलरी आइटम्स बहुत पसंद होते हैं, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी कोई ज्वेलरी गिफ्ट कर दी जाए। गाड़ी से उतरते हुए इसने वजाहत की। इसने घड़ी पसंद की। नाइस, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। इसने नाजुक सी कलाई में पहनी हुई घड़ी को देखा। ये घड़ी इस अच्छे वक्त की मुझे हमेशा याद दिलाएगी, वो घड़ी को छूकर जज़ब से बोली। हुमैर ने चौंक कर इसे देखा। इसके चेहरे पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट बिखरी थी, वो देखता रह गया। वो इसे डिनर के लिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ले आया। जानती हो वफ़ा, ये मेरा और नीता का फेवरेट रेस्टोरेंट है। यहाँ का इन्वायरमेंट और सबसे बढ़कर यहाँ का खाना A1 है। वो इसके लिए चेयर घर सीटता हुआ बोला। तो क्या ऑर्डर करोगी? आप खुद ऑर्डर दे दें। इसने चेयर प्राइस और चिलीज प्रॉन्स और शाशलिक ऑर्डर किया।
अनीता को ये बहुत पसंद है, आई एम श्योर तुम्हें भी पसंद आएगी। इसने बस सारी लाने पर इत्तेफाक किया। अनीता ने सीढ़ियाँ चढ़ते सरसरी नज़र पीछे बैठे लोगों पर दौड़ाई और फिर चौंकी। सामने वो इसे नजर आया, मुस्कुराते हुए वफा से बात करता हुआ। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। वो पीछे मुड़कर अपनी दोस्तों से बोली। वो तन फन करती इसकी टेबल पर पहुंची। तो ये थी तुम्हारी मीटिंग जिसके लिए तुमने हमारा प्रोग्राम बर्बाद किया। वो चीखी थी। हमारे इसके एकदम चिल्लाने पर बुखलाया। वफा ने बगौर इसका जायज़ा लिया। ब्लैक जीन्स पर इसने रेड स्लीवलेस टॉप पहन रखा था। रिलैक्स यार, मैं वफा से डिनर का कह चुका था, इसलिए तुम्हें मना कर दिया। अच्छा, तो तुमने इसके साथ प्रोग्राम सेट कर लिया था, इसलिए मुझे मना किया। शट अप अनीता। वो इसके लहजे पर भड़क उठा। हुमैर, तुम समझ क्यों नहीं रहो? ये इसकी चाल है तुम्हारी नज़रों में अच्छा बनने की और मुझे तुमसे दूर करने की। इसने नफरत से वफा की तरफ देखा। वफा का चेहरा हिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया। लोग दिलचस्पी से इनकी टेबल की तरफ देख रहे थे। शट अप, जस्ट शट अप। इस वक्त तुमसे बात करना फजूल है। इसे कोई ज़रूरत नहीं किसी की नज़रों में अच्छा बनने की। वो अच्छी है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता इसकी इंसल्ट करने का। वो उंगली उठाकर इसे वार्न करता हुआ बोला, फिर उठकर इसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, चलो वफा। इसने ड्राइव करते एक नज़र आंसू बहाती वफा पर डाली, फिर टिश्यू बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाया। सॉरी यार, आपने क्या किया जो आप सॉरी कह रहे हैं? अगर आपका इसके साथ जाने का प्रोग्राम था तो चले जाते। वो आंसू साफ करते हुए बोली। इसने शाम में मुझे कॉल करके कहा था इसके प्रोग्राम ऐसे ही बनते हैं, पर मैं तुम्हें कह चुका था इसलिए मना कर दिया। वैसे भी मैं कोई इसकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि जब चाहे जहाँ चाहे घसीट ले। इसके लहजे में नागवारी थी। मगर इसका प्यार तो है ना, ये मोहब्बत का मान ही तो था कि इसने आप पर ऐसे हक जताया। इसने इसकी तरफ देखा। नजरें चारों भी सुर्ख होती, नाक और आंखों में हल्की सी नमी। वफा ने चेहरा मोड़ लिया और इसने सर झटक कर ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज कर दी। चलो शुक्र है कुछ तो पहुँच गया उनके सामने। हुमैर साहब काफ़ी देर से फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। तंग आकर हुमैर ने कॉल रिसीव की। इसकी आवाज़ सुनते हुए बेताबी से बोली, आई एम सॉरी हुमैर, मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया। मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहती हूँ। तुम तो जानते हो, इसलिए तुम्हें इसके साथ देखा तो रह नहीं पाई और तुम पर बरस पड़ी। इसने कोई जवाब न दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसकी खामोशी पर वो फिर बोली, तुमने मुझे जो कुछ भी कहा इट्स ओके, पर तुम्हारा वफा की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं बनता था। मैंने कहा ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई। इसने टोक दिया। इसका आज रिजल्ट आउट हुआ था तो मैं इसे बाहर ले गया। वो हमारे लिए इतना कुछ करी है तो इतना तो वो डिज़र्व करती है। इसने कहा अनीता को बुरा लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, अनीता इतनी नैरो माइंडेड नहीं है, पर तुमने तो साबित कर दिया मैं नैरो माइंडेड नहीं हूँ। बस इसके साथ तुम्हें देखकर खौफज़दा हो गई थी और रह नहीं पाई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगरचे वो खुद को बिल्कुल हक बचाने समझ रही थी, मगर हुमैर का वफा की साइड लेना इसे नागवार गुजरा था। मगर वो कुछ कहकर इसे मज़ीद नाराज़ नहीं करना चाहती थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इसने जिला की। मैंने कहा तो है सॉरी। इट्स ओके, गुड नाइट। इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो आज फिर मॉम डैड को मनाने गई थी। हमारे बेचैनी से टहलता हुआ इसका इंतज़ार कर रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई तो बेताबी से इसकी तरफ बढ़ा। क्या रहा? वही ढाक के 3 बात। वो बेड पर बैठते हुए बोली, शिट। इसने हथेली पर मुक्का मारा। पता नहीं अनीता से क्या प्रॉब्लम है। वो गुस्से से बोला, कोई एक प्रॉब्लम थोड़ी है। मॉम डैड को ये प्रॉब्लम है कि वो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। ये एतराज़ भी है कि वो इसका बाप एक करप्ट ब्यूरोक्रेट है। इसकी मॉडलिंग भी पर भी इन्हें एतराज़ है और आपकी दूसरी शादी पर भी। जब तुम्हें कोई इतराज़ नहीं तो इन्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे अनीता के बाप से क्या लेना देना? और वो पहले भी मेरी वजह से शोबिस छोड़ने पर राज़ी थी, मगर मैंने मना कर दिया कि वो मेरी वजह से अपनी पहचान न छोड़े, क्योंकि वो मॉडलिंग छोड़ने की बात करते दिल गिरफ्तार लग रही थी। वफा ने बगौर इसके जवाबात सुने थे। लेना देना क्यों नहीं? शादी 2 लोगों का नहीं, 2 ख़ानदानों का मिलाप होता है। वो बोली, मेरे ख्याल में अनीता के डैड पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, मगर इसकी मॉडलिंग पर नहीं। आपको इसे 2 टोक बात करनी पड़ेगी। इसे मॉडलिंग छोड़ने को अभी कहना होगा और अपने घर के रूल्स बताकर इन्हें फॉलो करने पर भी जोर देना होगा। फिर फैसला इसने करना है कि इसके लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या इसका मॉडलिंग कैरियर। इसने बात ख़त्म करके इसे देखा और सोफे पर चाय बैठी, जबकि वो मोबाइल उठाकर टेरेस पर चला गया। उन्होंने रिपोर्टां नहीं देनी है सारियाँ। पूरे बुखारी हाउस में फैल चुकी थी। हारून बुखारी अपनी पूरी फैमिली समेत आए हुए थे और अब हमारे पर बुरी तरह बरस रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सोचने की भी? हमारे ख़ानदान में ऐसा आज तक नहीं हुआ। यही सब करना था तो शादी की क्यों थी? तुम्हें इसका कोई ख्याल नहीं? इन्होंने वफा की तरफ इशारा किया। ये तो आप इनसे पूछिए। इसने तंज़ुन कहते हुए इनकी तरफ इशारा किया। इन्होंने एक नज़र हैदर साहब को और सफ़ीना बेगम पर डाली और इससे दोबारा मुखातिब हुए। बहरहाल जो तुम चाहते वो नहीं हो सकता। वो कतई लहजे में बोले, जो मैं चाहता हूँ मैं वही करूँगा। वफ़ा को कोई इतराज़ नहीं? चाहे तो पूछ सकते हैं। मोटर लहजे में बोला तो सब बेयकीनी से वफ़ा को देखा सब ने। वफ़ा तुम बोलती क्यों नहीं? हुमैर क्या कह रहा है? अरशीन ने रूहान से लहजे में बोलते हुए कब की चुप बैठी वफ़ा को जी जोड़ा। ये ठीक कह रहे हैं। वो आहिस्की से बोली, सुन लिया आप लोगों ने? वो एक नज़र सब पर डालते हुए फातिहाना लहजे में बोला और जाने के लिए मुड़ा।
तुम ऐसे नहीं जा सकते। अरशीन ने इसका बाजू पकड़कर रूह एक झटके से अपनी तरफ मोड़ा। तुम्हें इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक ना था। अनीता से शादी करनी थी ना तो तुम्हें मेरे पास आते। एक दफ़ा कहकर तो देखते, मैं कभी भी वफ़ा को तुम जैसे घटिया और खुदगर्ज शख्स की दुल्हन ना बनने देती, जिसने अपनी खुशी के लिए अपनी बीवी को सबके मुकाबिल खड़ा कर दिया। वो गुस्से से चीखी। इसका जवाब भी आप इन्हीं से पूछिए। इसने हैदर और सफ़ीना बुखारी की तरफ इशारा किया और एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया इससे। इनसे क्यों पूछूं? मेरी बहन की शादी तुमसे हुई है, तुमसे पूछूंगी। इन्होंने क्या गन तुम्हारे सर पर रखवा कर निकवा कर नामे पर साइन दस्तखत करवाए थे? वो रोते हुए हलक के पल चीखी। इसकी हालत के पेश नज़र हाथ जल्दी से आगे बढ़े और इसे इसकी जगह पर बिठाया। जस्ट कूल डाउन यार। इन्होंने आंसू साफ करते हुए इसका गाल थपथपाया। लो पानी पियो। आनिया जल्दी से इसके लिए पानी ले। जस्ट रिलैक्स बेटा, कुछ नहीं होगा, हम बात करते हैं ना हुमैर से। अरशीन का सर थपकते हुए वजाहत बुखारी ने वहाज और वलीद को इशारा किया। इन्होंने इस बात में सर लाए हुमैर को लेकर बाहर निकल गए। अरशीन एक बार फिर वफ़ा के गले लगकर रो दी। वो तुम्हारा शौहर है ना वफ़ा, तो तुम तो ऐसे कैसे इस चुड़ैल से शादी की इजाज़त दे रही? तुम्हारा क्या होगा? बस भी करें आप ही, मेरा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसी तरह रोती रही तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो इसकी कमर से हिलाते हुए बोली। जब वो इस लड़की से शादी करना चाहता था तो तुमने इसकी शादी ज़बरदस्ती क्यों की? आमना बुखारी ने हैदर बुखारी को गुस्से से घूरा। मुझे लगा भाभी कि शादी के बाद वो इस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल देगा। फिर वो अपनी ज़िद पर ज़्यादा अड़ा भी नहीं था। मुझे लगा सब ठीक हो गया, मगर कुछ भी ठीक ना हुआ, सब कुछ उलझ गया। वो निढाल से दिख रहे थे। हुमैर की बदतमीज़ियों ने तोड़ दिया था। हुमैर तू क्यों कर रहा है ये सब? क्यों टेंशन दे रहा सबको? चाचू का हाल देखा तूने, कैसे टूटे बिखरे लग रहे थे? वो तो नीता से शादी करना चाहता था, ठीक है, मगर अब तो ये सोच कि वफ़ा तुझसे मुंसलिक है। क्यों इस बेचारी को इतना दुख दे रहा है? इसका क्या कसूर है? वलीद रसान से समझा रहे थे। वलीद भाई, मैं कुछ चाहता हूँ कि वफ़ा खुशगवार ज़िंदगी गुजारे। जो कुछ तुम इसके साथ कर रहे हो इसमें चाहते हो कि वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारे? भाज इसकी बात काट कर तलखी से बोले। ओफो, अब मैंने क्या कर दिया इसके साथ? मैंने इसे नहीं कहा था कि मेरा साथ दे। वो झंझला गया। तुम अब और मज़ीद क्या करोगे? जो कुछ कर रहे हो वो क्या काफ़ी नहीं है? भाज ने तंज किया। हुमैर ने इसका तंज नज़रअंदाज कर दिया। वलीद से बोला, वलीद भाई, मैं भी चाहता हूँ कि वफ़ा भी अच्छी ज़िंदगी गुजारे। मैं खुद इसके लिए बेहतरीन लड़का ढूंढूंगा। क्या? इसकी बात पर वो दोनों ऐसे उछले जैसे किसी बिच्छू ने डंग मारा। शेम ऑन यू मिस्टर हुमैर बुखारी, शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बकवास करते हुए। अरशीन ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम वाकई घटिया और खुद गर्ज इंसान हो, वरना अपनी गर्ज के लिए ऐसी घटिया बात मुँह से निकालते हुए 100 बार सोचते। भाज का बस नहीं चल रहा था थप्पड़ों से इसका मुंह लाल कर दे, जबकि वलीद तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहे थे। ऐसा क्या कह दिया मैंने? भाड़ में जाओ तुम। वो गुस्से से हाथ छाड़ते हुए खड़े हो गए। और हाँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, मगर आइंदा से घटिया बात मुंह से मत निकालना। वफ़ा के लड़के की टेंशन तुम इसके माँ बाप पर छोड़ दो। वो वार्न करने के अंदाज में बोले। इन्हें मेरी बात इतनी बुरी क्यों लगी? इसे जाते देखकर इसने वलीद से इस्तफसार किया। तुमने बात ही ऐसी कही? वो नाराज़गी से गोया हुए। तुम में अक्ल है या नहीं? तुम वफ़ा के लिए लड़का ढूंढोगे? भला बताओ तो कैसे? क्या कहोगे जिस लड़की का तुम प्रपोजल ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी बीवी है? वो तंज़िया लहजे में बोले। इनके कहने पर इसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या बोल गया। दौर लानत ही वैसे तेरे थे आनु शेम ऑन यू कहने भी ना दौर फिट्टे मुँह करना चाहिए सी। दोनों हत्ता दोनों पहना ना लाख दी लानत भी पानी चाहिए सी। थे पापा के मामा पापा को अरशीन के ज़रिए पता चला था और अब वो लोग आए हुए थे। सायरा वफ़ा को खुद से लिपटाए रोए जा रही थी। हैदर बुखारी और सफ़ीना बुखारी शर्मिंदा से बैठे थे। हुमैर घर पर मौजूद नहीं था। भाई साहब, हुमैर को समझाइए प्लीज़। हमने तो बहुत अरमानों से अपनी बच्ची को ब्याहा था, अब इसका दुख बर्दाश्त करने की शक्कत नहीं है हमने। वो हैदर साहब से मुखातिब हुए। हुमैर को तो हम जैसे तैसे समझा रहे थे, मगर आपकी बेटी को कौन समझाए? वो खुद ही तो हुमैर का साथ दे रही है। सफ़ीना गुस्से से बोली। तो क्या करती वो? कब तक अपनी ज़िंदगी को अर्जा होते देखती? जब हुमैर राज़ी नहीं था तो आप लोगों ने क्यों ज़बरदस्ती शादी की? कब से गुमसुम बैठे रहमान ने लबकुशाई की। भाई साहब, हम शर्मिंदा है। हैदर बुखारी बोले। आपकी शर्मिंदगी से मेरी बेटी का बर्बाद होता घर नहीं बस जाएगा। वो बोले खड़े हो गए। चलो वफ़ा बेटा, अपना सामान पैक कर लो। नहीं पापा, मैं नहीं आ सकती। वो खड़ी हुई। क्यों? क्या करोगी आप यहाँ रहकर? पापा, इसने आगे बढ़कर रहमान साहब के हाथ थामे और बोली, आपने कहा था ना कि हुमैर को खुश रखना, तो अब मैं इनकी खुशी पूरी किए बगैर कैसे आ सकती हूँ? रहमान साहब ने हैरत से अपनी बेटी को देखा, जिसने कभी छोटी तकलीफ भी ना सही थी और अब दुख में निढाल होते हुए भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इनके बाहर निकलते सफ़ीना बेगम बोली, पता नहीं ये लड़की अब किसके आगे शर्मिंदा कराएगी। ये लड़की नहीं सफ़ीना बेगम, तुम्हारा बेटा पता नहीं किस के आगे सर झुकवाएगा। वो सर्द से लहजे में बोले थे। वो जज्बस्ती होगी और देखते सही हाले भी उस कुड़ी दी वो दिया अपने पुत्र दे करतूत नहीं नज़र आते पे तो और फिटे वो जो करने का कहती रही वो तो किया नहीं। अनाज ज़मीर इजाज़त नहीं देता, अब सारे जहाँ में शर्मिंदा करवा रही है। मैं नीता के लिए मान जाती तो अच्छा था, कम से कम मेरा बच्चा तो खुश रहता। इन्होंने सोचा कि बोलकर तो अपनी शामत बुलवानी नहीं थी। मामा को समझा लीजिएगा पापा। इनके बैठते ही वो नम आंखों से बोली, वो तो मैं नहीं कर सकता बेटा। वो इसका सर थपकते हुए बोले।
जो भैया कहते हैं आप लोग मान क्यों नहीं जाते, घर में कब तक टेंशन है कि इस वक्त सब डिनर कर रहे थे जब हिबा बोली तुम चुप करके खाना खाओ। सफीना बेगम ने घर का, क्यों चुप करूं, कितने हफ्ते हो गए घर में टेंशन चलते हुए, कब तक चले गया आप लोगों के झटकेड़े। इन्हें एहसास हो गया कि हमीर भाई इनसे खुश नहीं, जब भी तुम इनकी शादी के लिए राजी हो गई। आप लोगों को भी कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए। इसका इशारा वफ़ा की तरफ था। सबकी नज़र एकदम वफ़ा की तरफ उठी। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वफ़ा का दिल चाहा ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। शट अप ही बात, चुप करके खाना खाओ, ये बड़ों की बातें इनके बीच भी रहने दो। आनिया ने इसे डांटा। ठीक ही तो कह रही है वो, 3 दिन से तो मैं आई हुई, घर में इतना तनाव फैला हुआ है। आखिर आप लोग मान क्यों नहीं जाते, जब वो वफ़ा के साथ खुश नहीं तो आखिर कब तक चलेगा ये सब। लुबना बोली। वफ़ा से बैठना मुश्किल हो गया, वो भागती हुई कमरे से में चली गई। लो अब इन्हें क्या हुआ, जो रागिया इतने दिनों से अलाप रही थी, हमने भी तो वही कहा। लुबना बोली। बोलने का भी कोई तरीका होता है। आनिया ने तासुब से इन दोनों को देखा। हैदर बुखारी खामोशी से सब देखते रहे, फिर खड़े हो गए। क्या ज़रूरत थी तुम लोगों को बोलने की, हमेर इसके साथ खुश नहीं है। हमेर साहब ने कभी इसके साथ खुश रहने की कोशिश भी की, सारा ब्लेम इस पर डाल दिया। हमेर साहब ने कभी इसकी खुशी की परवाह की, वो बेचारी इन साहब की खुशियों के लिए हलकान हो रही है। वो नागवारी से इन दोनों को देखते बोले। नागवार नज़र हमेर पर भी डाली। दौर फिटे मुँह वाले भी चुप करके बैठा है, गूंगा मनहूस आदमी। हैदर साहब ने हुमैर को अपने ऑफिस में बुलाया। दोनों के बीच गंभीर खामोशी फैली हुई थी। फिर हैदर बुखारी ने खामोशी को तोड़ा। हम तुम्हें जितना समझा सकते थे, जितना रोक सकते थे, रोका। अब जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मगर हमसे उम्मीद मत रखना कि हम वफ़ा की आरजुओं के मकतल पर तुम्हारी खुशियों का ताजमहल से जाने आएंगे। वो सर्द लहजे में बोली। डैड आप सच कह रहे हैं। वो हैरान था। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। डैड आप दिल से राज़ी हैं। मेरे ख्याल में हमारे दिल से या बेदिली से राज़ी होने पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो तुम चाहते थे मैंने कह दिया। इनका लहजा बेतासुर था। वफ़ा के बारे में फ़ैसला करने से पहले इससे पूछ लेना कि वो क्या चाहती है, वही फ़ैसला करना जो वो चाहे। वो अब और इसके आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। जी। वो अपना सर हिलाता हुआ खड़ा हो गया। एक बात और, इनके कहने पर मुड़ा। अपने दिल से एक सवाल ज़रूर पूछना कि वो अब तक क्यों तुम्हारा साथ देती। मतलब, इसने उलझन से इन्हें देखा, मगर वो कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जो हो गए। अक होता ये इंसान नहीं है, इंदे विच कोई सेंस नाम दी शै ही नहीं है। हमेर बुखारी दे विच डंगर ज़माने दा। वफ़ा वफ़ा वफ़ा, इसने कमरे में दाखिल होते से बाजू से पकड़कर घुमा डाला। तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ, इसने संभलते हुए पूछा। डैड मेरी और नीता की शादी के लिए मान गए। इतने दिनों से वो भी इन सबको मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब जैसे ही सुनकर इसके अंदर छंद से कुछ टूटा हुआ लड़ खड़ा थी। तुम ठीक हो, वो इसकी जाने पड़ा। हाँ, वो आपने घुमा दिया ना तो चक्कर आ रहा है, मैं आती हूँ। आंखों में उड़ाने वाली नमी वो इससे छुपाकर देरी से बाथरूम की तरफ बढ़ी। मैं भी तो यही चाहती थी कि आज मॉम डैड मान गए तो दर्द कैसा। वो मुंह पर छपा के मारते हुए सोच रही थी। सबको राज़ी करती रही, पहले खुद को तो राज़ी कर लेती। दिल ने लताड़ा। नहीं मैं खुश हूँ, इसने घबराकर वजाहत दी। तुम खुश हो? इसके अंदर कोई हंसा। काफ़ी देर बाद वो मुंह पहुंचकर बाहर निकली तो वो कॉल डिस्कनेक्ट करता मुड़ा था। वफ़ा तुम जानती हो ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, वरना डैड ने तो कभी नहीं मानना था। इसने इसके कंधों पर हाथ रखना चाहे, मगर वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। वो खिजल सा हो गया। आपने नीता को बताया? वो दिक्कत मुस्कुराई। हाँ अभी तो बताया, वो भी बहुत खुश थी। तुम्हें थैंक्स कह रही थी। वो खुशी से भरपूर लहजे में बोला। वैसे डैड मान कैसे गए यूँ अचानक? आई डोंट नो, बस इन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया और कहा जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। वो नाराज़ से थे, मगर मैं मना लूँगा इन्हें। इसे बताते हुए इनका पूछा हुआ सवाल भी याद है तो इसका जवाब अभी नीता ने कॉल पर दे दिया था। जब इसने इसके बताया तो वो खुश थी। फिर इससे कहने लगी, तुम ये मत समझ लेना वफ़ा को तुमसे प्यार व्यार है, और इसने इसीलिए तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारा साथ दिया। एक्चुअली वो बेचारी भी कब तक तुम्हारे साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारती। इसे अपनी लाइफ के बारे में भी तो सोचना है। अनीता लड़की थी, फिर बोला, अपनी जैसी लड़की की जज्बात क्यों ना समझती, इसलिए इससे पहले कि इसकी सोचों का धारा इस तरफ मुड़ता इसने खुद ही जवाब मुहैया कर दिया। वफ़ा तुम जो चाहोगी अपनी लाइफ के बारे में मैं वही फ़ैसला लूँगा। वो बोला तो फीकी सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई। आज वो नीता के घर सारे मामला तय करने जा रहा था। हैदर साहब ने घर में सबको मना कर दिया। वो अकेला जाना ज़्यादा कुछ नर्वस था, इसलिए वफ़ा से बोला, तुम चलो प्लीज़ मेरे साथ। सॉरी फ्रेंड, मैं बस यहीं तक साथ दे सकती थी। वो मुस्कुराई थी। अनीता के घर वालों ने शर्त रखी थी कि इसे वफ़ा को डाइवोर्स देनी पड़ेगी, फिर ही अनीता की शादी इससे हो सकती है। ऑफ कोर्स मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा। वो बोला। इस दिन अनीता की खुशी काबिल दीद थी। हुमैर शादी की तैयारियों में लगा था और साथ ही साथ सफ़ीना और हैदर बुखारी को मनाने की कोशिश भी कर रहा था। सफ़ीना तो मान गई थी कि बेटे से नाराज़ रहती। दूसरा, वो वफ़ा को ज़्यादा कसूरवार समझती थी। इनके ख्याल में अगर वफ़ा इसका झुकाव अपनी तरफ कर लेती तो आज ये सब ना होता। रह गए हैदर बुखारी, तो वो तो इस बारे में हुमैर से कोई बात ही ना करते थे।
जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वफ़ा की वहशत में इजाफा हो रहा था। हुमैर ने गोया से शादी तक रुकने को कहा था, मगर इतना कुछ तो वो कर चुकी थी इसके लिए अब कैसे इसे अपनी आंखों के सामने दूसरे का होते देखती। इसकी शादी में 15 दिन रह गए थे। वो बैग पैक कर रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसे पैकिंग करता देख के तेज़ी से इसके करीब आया। जाने की तैयारी? वो सीधी हुई। शादी के बाद चली जाना? वो बोला। जाना तो है ना, फिर पहले ये बात में क्या फ़र्क पड़ता है? वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी, मगर इसने कुछ कहना चाह के वो बात काट कर बोली, आप मुझे कल घर ड्रॉप कर देंगे? हाँ, इसने इस बात में सर हिला दिया। चलो वफ़ा। वो बोलते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो एक एक चीज़ को छूते हुए हसरत से देख रही थी। इसकी आवाज़ पर पलटी, आंखों में आंसू भरे थे। तुम रो रही हो? वो करीब आया। इसने कोई जवाब ना दिया और यूं ही देखती रही। यूं लग रहा था कि वो जाने से पहले इसके चेहरे का एक एक नक्श आंखों में बसा लेना चाहती है। इसके यूं तकने पर इसे उलझन हो रही थी। वफ़ा, डाइवोर्स पेपर्स 2-3 दिन में तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसने संगदिली की इंतहा कर दी थी। आपने कहा था जो मैं मांगूंगी आप देंगे, इसके लब हिले थे। हाँ, इसने सब बात में सर हिलाया। वैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में महर की रकम के अलावा 10 लाख और जमा करवाने का सोचा। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, तलाक भी नहीं। वो थोड़े तौक़ुफ़ के बाद बोली। मगर क्यों वफ़ा? तुम किसी अच्छे शख्स से शादी? इसके कहने पर इसे शौक लगा। शादी एक बार ही होती है और मेरी शादी हो चुकी है। वो इसकी बात काट कर बोली। मगर अनीता के घर वाले हमारी शादी, सब कुछ तो ठीक हो रहा था। वो अचानक इस बात पर घबरा गया। हमारा ज़िंदगी में कभी सामना नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। कभी इत्तेफाकन हो भी गया तो अजनबी बनकर गुजर जाऊंगी। आप कह दीजिएगा आप लोग इन लोगों को कि आपने मुझे डाइवोर्स दे दी है। मगर वफ़ा, ज़िंदगी बहुत लंबी है, तुम कैसे सिर्फ नाम के सहारे गुजार दोगी? इसने से समझाने की कोशिश की। मेरी फ़िक्र मत कीजिए, मेरी ज़िंदगी भी कट जाएगी। वो मुस्कुराई थी। हमें हैरत से इसकी आंखों में नमी और चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को देख रहा था। तुम वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं था। मैं आपको छूना चाहती हूँ। वो आगे बढ़ी और इसकी बात पर घबरा कर बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। आहिस्ती से इसने इसका हाथ थामा था। जनसाने दोनों हाथों में थामे इसके हाथ को देखती रही। फिर नरमी से इसके होंठों ने इसके हाथ को छुआ था। हुमैर तंग नजरों से इसे तक रहा था। अब तक इसका लरसता हाथ उठा। अब इसका लरसता हाथ उठा था और इसकी उंगलियां छूकर इसके चेहरे के नक्श को महसूस कर रही थी। इसके चेहरे के एक एक नक्श को इसने अपने पोरों से छूकर महसूस किया तो साख्त खड़ा था। वो डुबडुबाती आंखों और होंठों पर फैली मुस्कुराहट समेत इसे देखते हुए उल्टे कदमों पीछे हटी और कमरे से निकल गई और वो कटे हुए शहतीर की तरह बेड पर गिर गया था। इसके एहसास अजीब हो रहे थे। थोड़ी देर पहले सब ठीक होने की खुशी कहीं कोने में चली गई थी। हुन आहिस्ता तो लगेगा ना तेनों पता कि तू की ब्लंडर कर बैठे हैं। गाड़ी में खामोशी फैली हुई थी। वो तो कुछ बोलने के काबिल ना रहा था और वो चुप थी। कभी चेहरा मोड़कर इसकी जानिब देख लेती थी। हुमैर ने इसके घर के आगे गाड़ी रोकी थी और पिछली सीट से इसका हैंड कैरी उतारा। वो भी नीचे उतर आई। दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को तक रहे थे। वफ़ा की तो मोहब्बत था वो, मगर वो न जाने क्यों तक रहा था। फिर वफ़ा के लब हिले। अपना ख्याल रखिएगा, तुम भी। वो मध्यम आवाज़ में कहता हुआ मुड़ा। वो गाड़ी में बैठ चुका था और अब गाड़ी लम्हा बा लम्हा इससे दूर हो रही थी। वो वहीं खड़ी रही जब तक गाड़ी नज़रों से ओझल न होगी। सायरा इसे ऐसे आते देखकर शुश्तर रह गई, क्योंकि वो जानती थी कैसा होने वाला, मगर कहीं ना कहीं एक मुहम सी उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाए। मगर इसे आते देखकर वो उम्मीद भी टूट गई। रहमान साहब भी बिल्कुल ढह गए थे। इस दिन बुखारी हाउस से आने के बाद इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए ऑफिस के काम घर पर निपटा रहे थे। सायरा बेगम वफ़ा को गले से लगाए हज़ारों कितार रो रही थी। साथ ही इनके मुंह से हुमैर के लिए कोसने थे। वफ़ा बड़े हौसले से इन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। रहमान साहब बिल्कुल चुप थे। आखिर वो संभल ही गई। बाकी हुमैर तेरा कख ना रवे बेड़ा कर जोगा। पापा, मेरी वजह से बहुत दुखी हो गए ना आप लोग। वो अब रहमान साहब के पास आ बैठी। नहीं बेटा, बल्कि तेरे दुख के जिम्मेदार हम हैं। तेरी शादी करने में बहुत जल्दी कर दी ना हमने। वो मुजमल अंदाज में बोले। नहीं पापा, किस्मत में दुख था सो मिल गया। आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। वो इनका हाथ थामते हुए बोली। आप लोग मेरे जाने से बहुत उदास हो गए थे ना, इसलिए समझे मैं वापस आ गई। वो हल्के पुल्के अंदाज में बोली। वफ़ा, सायरा बेगम उठकर इसके करीब आ बैठी। मेरे बच्चे रो ले, तू भी अपना दिल हल्का कर ले। यहाँ कोई नहीं है जिसको तू दिखाने के लिए हंसेगी। वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली और वाकई इनके सीने से लगकर बिलक पड़ी थी। जनाब है हुंदा अंजाम बहुता चंगा बनन दा। भुगतो देवी जी। जब से वफ़ा को छोड़कर आया था वो अजीब सी बेचैनी ने इसका हाथा किया हुआ था। वो मुस्तरब था, मगर क्यों ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी। अनीता से शादी की खुशी तो कहीं पीछे रह गई थी। वो बेड पर चित लेटा छत को घूर रहा था। कॉल आने लगी थी। इसने पास पड़ा सेल फोन उठाकर देखा। अनीता की कॉल थी। वो स्क्रीन घूरता रहा। कॉल आनी बंद हो गई तो इसने सेल ऑफ करके साइड पर डाल दिया और खुद खिड़की में आ खड़ा हुआ। इसे नहीं याद था कि इसने कितनी बार अनीता की कॉल पर ऐसे सेल स्विच ऑफ किया था, फ़ोन ऑफ किया था।
शायद एक बार भी नहीं, मगर इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। तेज़ हवा से कमरे के बीचों बीच लगी तेज़ हवा से कमरे के बीचों बीच लगी क्रिस्टल की लड़ियाँ आपस में टकराई तो वह चौंक कर पलटा। वफ़ा अक्सर इसे ऐसी लड़ियाँ हिलाकर मतवजा करती थी। इसकी नज़रों के सामने से इसका नाम आंखें और मुस्कुराते लब हट ही नहीं रहे थे। इसने बेख्तियार अपने हाथ की पुश्त को देखा। इसके होंठों का लम्स अब तक इसे महसूस हो रहा था। बेख्तियार चौंक कर इसने अपना सर झटका को गैर इरादी तौर पर इसे सोच रहा था। वार्डरोब से टी शर्ट और जीन्स निकाल कर बाथरूम में घुस गया। कितनी देर शावर लेता रहा, फिर तौली से बाल रगड़ता बाहर निकला। ड्रेसिंग टेबल से हेयर ब्रश उठाने के लिए इसने हाथ बढ़ाया और साथ रह गया। ड्रेसिंग पर इसका मेकअप, लेडीज परफ्यूम, सब चीज़ें जू की तू थी। इसने वार्डरोब खोली, कपड़े भी जू के तू थे। भैया भैया, हिबाई से आवाज़ें देती कमरे में दाखिल हुई। ओफो, यहाँ है आप? ये ले, अनीता भाभी का फ़ोन है। इसने कार्डलेस इसकी जानिब बढ़ाया। वफ़ा का? इसने भाभी के साथ सिर्फ वफ़ा का नाम सुना था, इसलिए कार्डलेस थामते हुए गैबी दिमागी से बोला। वो क्यों फ़ोन करेंगी? अनीता भाभी का होल्ड पर है। अनीता? इसे भाभी के साथ अनीता का नाम कुछ अजीब सा लगा। हाँ, कह रही थी कि आपका सेल कब से ट्राई कर रही है, ऑफ है, इसलिए लैंडलाइन पर किया, वो बताते हुए जाने को मुड़ी। हिबा, वफ़ा अपना सामान क्यों नहीं लेके गई? वो वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा करता हुआ बोला। वो कह रही थी वो ये सब ले जाकर क्या करेंगी, ये गैर इस्तेमाल शुदा है, चाहे तो अनीता इस्तेमाल कर ले या फिर किसी भी खैराती इदारे में दे दे, इसने वापस पलटते हुए बताया। और अब आप इनसे बात कर लें, बेचारी कब से होल्ड पर हैं, फालतू की पूछताछ करने लगे। वो मुड़ी थी, इसके लहजे में वफ़ा के लिए शाइस्त की नदारत हो गई थी। ज़ाहिर बात है, जब वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, इसके घर वालों के लिए क्यों रखती। हेलो, इसने बटन पुश करके कार्डलेस कान से लगाया। हमैर, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारे सेल पर ट्राई कर रही हूँ, इसकी गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। अनीता, वफ़ा चलेगी? ओ ग्रेट न्यूज़, चलो अच्छा वो चलेगी। वैसे तुम क्या इसके जाने का शौक मना रहे हो? इसने खुश होने के साथ इसका मजाक उड़ाया। नहीं, मैं इसे वाकई समझ नहीं आ रहा था इसे क्या हो गया। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा सेल क्यों ऑफ था? वो चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। वो किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए बोला। तो तुम चार्ज नहीं कर सकते थे? इसने जिरा की। मैंने देखा नहीं। ओके ओके, आज डिज़ाइनर से हमारे वेडिंग ड्रेसेस मिलेंगे, तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे आधे घंटे में पिक कर लो। ओ प्लीज़, तुम खुद जाकर ले आओ, वो बेजारी से बोला। क्यों, मैं अकेली क्यों जाऊँ? तुम्हें क्या हुआ? कहीं वफ़ा का शौक तो नहीं मना रहे? वो हंसी। और शट अप अनीता, मजाक की भी हद होती है। मुझे ज़रूरी काम है, इसलिए तुम्हें कहा। मुझसे ज़्यादा क्या ज़रूरी काम है तुम्हारे पास? देखो, आधे घंटे में आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, वो धौंस जमाते हुए बोली। ओके, आता हूँ, इसने हथियार डाल दिए। ड्राइविंग करते हुए इसे लग रहा था जैसे वो अब भी फ्रंट सीट पर बैठी है। इसकी नाम आंखें, मुस्कुराते लब, इसके होंठों का लम्स, इसका छूना। वो ड्राइविंग कर रहा था, मगर अब भी इसका दिमाग भटक कर वफ़ा की सिमत जा रहा था। शायद मुझे वफ़ा की आदत होगी, इसलिए तबीयत ऐसी हो रही है। नीता की कंपनी में ठीक हो जाएगी। इसने सोचते हुए गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी। शिट, एक बार फिर दिमाग भटक गया। इसने सर झटक कर स्टीयरिंग पर हाथ मारा। रनवे पर वो दूसरी गाड़ी को देखकर इसने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी तेज रफ्तार होने की वजह से बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। एक झटके से इसका सर स्टीयरिंग पर से टकराया। गाड़ी कलाबाजियां खाती बीच रोड पर आ गई। एक साथ कई गाड़ियों के ब्रेक्स लगे। इसे अपने पूरे जिस्म में दर्द की शदीद टीसें उठती महसूस हुई। कांच के टुकड़े इसकी जिल्द को काटते हुए अंदर घुस गए थे। इसने गर्म सियाल अपने चेहरे और गर्दन पर बहता महसूस किया। इसका जहन तारीकी में डूब गया। बहुत चंगा है, तेरे वगैरह बंदा डिजर्व यही करता सी, बल्कि तेरा होर कोई चंगा शदीद एक्सीडेंट होंदा, कोई लत्त बांह टुटदी तेरी। इस वक्त वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। खाने को किसी का जी नहीं चाह रहा था, मगर एक दूसरे का साथ देने बैठे थे। वफ़ा, हुमैर कब तक तुम्हें डाइवोर्स देगा? रहमान साहब जानते थे ये मौजूद तकलीफ थे, मगर छेड़ना तो था ही। वफ़ा, तुम्हारे पापा कुछ पूछ रहे हैं। इसकी चुप पर सायरा बेगम ने टोका। पापा, शायद मैं इनके बगैर रह पाऊँ, मगर इनके नाम के बगैर नहीं रह सकती, वो आहिस्ती से बोली। तुम पागल हो गई हो? पहले तुम हमारे और अपने जज्बात की परवाह किए बगैर इसका साथ देती रही, और अब क्या सारी ज़िंदगी इसके नाम के सहारे जियोगी? नाम के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजरती, सायरा चीखी थी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं से? वो रहमान साहब से मुखातिब हुई। इन्होंने इशारतन फिलहाल इन्हें कुछ भी कहने से मना कर दिया। फ़ोन की बेल बजी और वो तो वैसे डाइनिंग टेबल से उठना चाह रही थी। फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई। क्या? इसकी चीख पर इन्होंने चौंक कर इसके सिम देखा। रिसीवर इसके हाथ से छूट गया, तो वो खुद नीचे बैठते हुए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। रहमान साहब ने जल्दी से रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ की बात सुनी। वजाहत थे और इन्हें हमारे के एक्सीडेंट के इतला दे रहे थे। सायरा वफ़ा को संभालने लगी। क्या हुआ? वो रिसीवर रख कर मुड़े तो सायरा बेगम ने पूछा। हमारे का एक्सीडेंट हो गया, वो परेशानी से बोले। पापा पापा, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। वो हिचकियों के दरमियान बोली। हाँ हाँ बेटा, अभी चलते हैं, तुम प्लीज़ परेशान मत हो, मामूली से एक्सीडेंट हुआ होगा, देखना वो बिल्कुल ठीक होगा। वो इसे तसल्ली दे रहे थे, मगर इसका दिल डूब रहा था।
रिसेप्शन पर पूछकर वो भागकर लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट ऊपर थी, वो सीढ़ियों की तरफ लपकी। रहमान साहब और सायरा इसे आवाज़ें देते रह गए, मगर वो भागम भाग ऑपरेशन थिएटर तक पहुंची। इसे अर्शीन से ही पहले पहले देखी थी, भागकर इस तक पहुंची। क्या हुआ, वो ठीक है ना, ज़रा चोट तो नहीं आई? वो फूली सांसों के साथ घबराए हुए लहजे में पूछ रही थी। अर्शीन ने से देखा, बिखरे बाल, बहते आंसू, कितनी टूटी बिखरी लग रही थी। इसका दिल इसका हाल देखकर कट सा गया। इसने बेख्तियारी से गले लगाया और रो दी। इसके रोने पर इसका दिल कपकपाया था। इससे अपना आप छुड़वाकर वो देखते सही उन्हें वेख के गले लग के रोन लग पी। जफियां पा के बंदा पूछे हूँ अगला बंदा तो हो सकता ना परेशान। कोई हाल नहीं अर्शीन बाजी तेरा। इसे अपना आप छुड़वाकर उसने करीब खड़े वो हाथ से खौफजदा लहजे में बोली, ये ऐसे क्यों रो रही है? हुमैर कहाँ है? बेटा, हारून बुखारी ने इसके सर पर हाथ रखा। हुमैर का ऑपरेशन चल रहा है, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। आमना बुखारी सफ़ीना बुखारी को संभालने की कोशिश कर रही थी। सायरा भी इनकी तरफ बढ़ गई। सभी नम आंखों के साथ दुआ कर रहे थे और ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलने के मुंतज़िर थे। जब ही अनीता अपनी मॉम मिसेस फ़ाखरा यज़दानी के साथ पहुंची थी। कहाँ है हुमैर? वो तेरी से बोली, डोंट मेक अ नॉइस। आप लोगों को पता होना चाहिए ये हॉस्पिटल है। करीब से गुजरती डॉक्टर ने इनसे कहते हुए आगे बढ़ गई। अंदर है। वलीद ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा करते हुए सर्द से लहजे में बोले, तुम्हें तो ठंडक पड़ गई होगी। वो वफ़ा पर चढ़ दौड़ी। पहले इससे शादी करके तुमने इसे मुझसे दूर करने की कोशिश की और जाते हुए भी अपना मनहूस असर छोड़ गई। तुमसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। 2 हफ्ते बाद हमारी शादी होने वाली और तुम्हारी नज़र हमारी खुशियों को खा गई। वो ऐसे कह रही थी जैसे वफ़ा इन सबकी जिम्मेदार है। इसके अंदाज पर सभी अंगश्ते बंदार रह गए। वजाहत इससे कहो यहाँ से चली जाए, ऐसा ना हो कि हम अपना ज़बत खो बैठे। हैदर बुखारी वजाहत को तरफ देखते सहारा लेते उठे थे। चली जाऊं ताकि इसे फिर कोई हाथ दिखाने का मौका मिल जाए। इसने तनफ्फर से रोती हुई वफा को देखा। बस लड़की, बकवास बंद करो अपनी। मेरी बेटी कोई लावारिस नहीं है कि जो दिल चाहे तुम बोलती रहो। रहमान साहब की बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी। शुक्र है कोई तो बोले। वफा तो वैसे गूंगी है ना। शुक्र है उसके पेरेंट्स में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है। काम डाउन अनीता, जस्ट काम डाउन। हमारा ठीक हो जाएगा बेबी। फाकरा यस्तानी अपनी बफरी हुई बेटी को संभालने लगी। हॉस्पिटल एक अखाड़ा बन गया था। लोग जमा हो गए थे। वजाहत ने बेबसी से शैला को देखा। अनीता लड़की थी। वो कुछ कहते वो सर वो कैसे कुछ कहते। वो सर हिलाती आगे बढ़ी और खामोश खड़ी इरम को इशारा किया। देखिए प्लीज़, आप इसे यहाँ से ले जाइए। हम पहले बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी में इजाफा मत कीजिए। शहला ने हत्तल मकान कोशिश की अपने गुस्से पर काबू पाने की, मगर फिर भी लहजे में तलखी दर रही। चलो नीता बेबी, हम फिर आएंगे जब तक हुमैर होश में आ जाएगा। वो इसे पचकारते हुए बोली। नो मॉम, मैं यहाँ से हुमैर से मिले बगैर नहीं जाऊँगी। वो कतियत से बोली। देखो, जितना तमाशा तुम क्रिएट कर सकती थी तुमने कर दिया। अब हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे साथ कोई भी सख्त रवैया अपनाएं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि यहाँ से चली जाओ। इरम बोली। मजबूरन इसे उठना पड़ा। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना हाइपर होने की? क्या सोच रहे होंगे वो लोग तुम्हारे बारे में? गाड़ी में बैठते हुए मिसेस यज़दानी फ़ाखरा यज़दानी ने इसे लताड़ा। वो पानी के घूंट भर रही थी। वो जो चाहे सोचे, आई डोंट केयर। इस वफ़ा को देखते मेरे अंदर आग सी भर जाती है। दिल करता शूट कर दूँ इसे। अच्छा बनने की आदत है इसे। आपने देखा कैसे टसवे बहा रही थी? हुमैर की नज़रों में भी वो ऐसी अच्छी बन रही थी। वो इसके बारे में कोई बात सुनने को राज़ी नहीं होता था। वो तनफ़्फ़र से बोली। वो तो ठीक है, पर तुम्हें इन लोगों के सामने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब वो लोग पता नहीं हुमैर को क्या क्या जोड़ तोड़ कर बताएंगे। पूरे मिडिल क्लास लोगों की तरह इनकी आदतें। तुमने भी पता नहीं कहाँ फंसा लिया खुद को। वो कोफत से बोली। 3 घंटे इंतज़ार के बाद डॉक्टर बाहर आया था। डॉक्टर, हैदर बुखारी की तरफ लपके। ऑपरेशन कर दिया हमने, थोड़ी देर में आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोला। अब कैसा है डॉक्टर? वो हारून बुखारी ने पूछा। देखिए मिस्टर बुखारी, मैं कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। इसकी हालत काफ़ी नाजुक है। सर पर काफ़ी गहरी चोट आई है। राइट हैंड और लेग की हड्डियाँ टूटी हैं। लेफ्ट हैंड की हड्डी भी काफ़ी बुरी तरह क्रैक हुई है। कांच के टुकड़े अंदर तक घुस गए, जिसकी वजह से स्किन बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। खून भी बहुत बह गया। हमने अपना काम कर दिया। अब आप लोग दुआ करें कि इसे 24 घंटे के अंदर होश आ जाए। वो तफसील बताकर जाने को मुड़ा। इसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। बारी बारी सबको जाकर देखने की इजाज़त मिली। वफ़ा इसे देखने गई तो खुद पर ज़ब्त करना मुश्किल हो गया। ये तो वो नहीं लग रहा था। सर से पाँव तक पट्टियों में जकड़ा, होश खुर्द से बेगाना। आनी और मैं अभी पहुंचे थे। वजाहत सबसे कई बार जाने को कह चुके थे, मगर कोई जाने को तैयार नहीं था। चाचू आप घर जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको आराम की ज़रूरत है। वजाहत इन्हें समझा रहे थे। नहीं बेटा, मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, मुझे कहाँ आराम मिलेगा। वो डुबडुबाई आंखों से बोले। प्लीज़ पापा, ऐसे हिम्मत मत हारिए। हुमैर को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। उमैर बड़े ज़बत से बोले, मगर हकीकतन वो खुद इससे इस तरह देखकर हिम्मत हार चुके थे। जैसे तैसे इन्हें राज़ी करके वो सफ़ीना को मनाने की कोशिश कर रहे थे। घर जाएं चाची, हुमैर को जैसे ही होश आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ बेटा? मुझे मजबूर मत करो। वो रो दी। प्लीज़ चाची, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हॉस्पिटल है, यहाँ इतने अफराद को रुकने की इजाज़त नहीं है। अभी वजाहत और वलीद हैं, इन्हें
दुआओं की अशद ज़रूरत है। इस वक्त हुमैर को दुआओं की अशद ज़रूरत है। आप घर चलकर दुआ कीजिए, सुबह आ जाएंगे। शहला ने निरासान से समझाया। वो राज़ी तो नहीं हुई। वो राज़ी होगी तो वजाहत उमैर की तरफ बढ़े। उमैर, तुम सबको लेकर चले जाओ, सफ़र से थके हुए हो। इन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखा। आते सारे टब्बर में भेजे जा रहे हैं। कैसी थकन वजाहत भाई, कभी किस थकन का एहसास नहीं हो रहा। वो टूटे हुए लहजे में बोले। अब तुम जिद मत करो, घर पर सबको संभालने के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी। बस घर जाओ और दुआ करो, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। बहुत सारी लाते आगे बढ़ के इनको भेजकर वो साहिर और रहमान साहब की तरफ मतवज्जा है। आंटी अंकल, आप लोग भी घर चले जाएं, वफ़ा को भी साथ ले जाएं, इसकी हालत बहुत ख़राब है। इन्होंने जानमाज पर बैठी वफ़ा के लिए हाथ उठाए, दुआ के लिए हाथ उठाए। वफ़ा को देखा, आंसू इसकी आंखों से तवातर गिर रहे थे। वफ़ा बेटा, रहमान साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखा। प्लीज़ पापा, मुझे घर चलने का मत कहिएगा, मुझे यहीं रहने दे। वो इल्तिजाई लहजे में बोले। रहमान साहब इसे देखते लगे, फिर सर हिलाते सायरा के साथ बाहर निकल गए। प्लीज़ वफ़ा, कुछ खा लो। वलीद चाय और बिस्किट्स हाथ में थामे इसकी मिन्नतें कर रहे थे। नहीं वलीद भाई, मुझे भूख नहीं है। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। थोड़ा सा बेटा। वजाहत ने पुरशफ़क़त अंदाज में इसके सर पर हाथ रखा। हमने भी तो थोड़ा सा खा लिया ना। नहीं वजाहत भाई, मेरा दिल नहीं चाह रहा, नहीं खाया जाएगा। वो बेबसी से बोली। अच्छा मत खाओ, पानी पी लो। वलीद ने पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। चंद घूंट लेने के बाद इसने बोतल वापस इन्हें पकड़ा दी। वो दोनों ही आईसीयू के दरवाजे से झांकते, बार बार हुमैर के बेसुध पड़े वजूद को देखते टहलते काफ़ी थक गए थे। इसलिए बेंच पर बैठे बैठे ऊँगने लगे। कुछ चौंक कर वलीद की आंख खुली और सामने वफ़ा पर पड़ी। वो नवाफिल की नीयत बांधे खड़ी थी। वो हैरत से इस दीवानी लड़की को देखने लगे। काश हुमैर को तुम्हारी कदर होती। इसे देखते हुए इन्होंने तासुब से सोचा। उठकर फिर आईसीयू के दरवाजे से अंदर झांका। वो यूं ही बेसुध पड़ा था। वफ़ा, थोड़ी देर यहाँ आराम से बेंच पर बैठ जाओ। इसने सलाम फेरा तो वलीद बोले। नहीं मैं ठीक हूँ। वो दुआ के लिए हाथ उठाते हुए बोली। आखिर इसकी दुआएं रंग ले ही आई थी। इसे पूरे 21 घंटों बाद होश आया। वफ़ा का रमा रमा अल्लाह के हुजूर सजदा रेस था। वो पूरे जज्बात से वो पिलर से लगी कांप रही थी। वफ़ा, इसे होश आ गया। अर्शीन इसके गले लगी। हाँ, इसकी आवाज़ कप कपा रही थी। अब मत रो, देखना बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसने इसके आंसू पहुंचे। थैंक गॉड। डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलता हुआ बोला। सच कहूँ मिस्टर बुखारी, ये आप लोगों की दुआएं हैं जो इसे ज़िंदगी की तरफ वापस ले। डॉक्टर हैदर बुखारी से बोला। खैर आप लोग इनसे मिल सकते हैं, मगर एक एक करके, और प्लीज़ इसे बोलने पर मजबूर मत कीजिएगा। डॉक्टर फ़ौरन करता जाने के लिए मुड़ा। वो सब इसे देख आए थे और वो पिलर से टेक लगाई ही खड़ी थी। तुम नहीं जाओगी? नीरम ने इसके कंधे पर हाथ रखा। बस देख लिया बाहर से। वो नजरें झुकाए लब काटते हुए बोली। बेटा अब घर चलें। सायरा इसके करीब आई। वो इन्हें देख कर रहेगी, कोई जवाब भी ना दे पाई। अब रुकने का कोई जवाब ही नहीं बनता था, और किस्मत है तो पहले इसकी ज़िंदगी से बाहर किया था। मगर इसके पास से जाने का मन भी नहीं चाह रहा था, और वो माँ को नाराज़ भी नहीं करना चाहती थी। हाँ पापा बेटा, तुम्हारी मम्मा ठीक कह रही है। तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। कल से यहीं पर हो। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। तुम अगर चाहो तो सुबह आ जाना। सफीना नरमी से बोली। जी। इसने सर हिला दिया। अगली सुबह वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार थी। पापा आप ऑफिस जाते हुए मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दीजिएगा। वो नाश्ते करते के लिए बैठते हुए बोली। क्यों, अब तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? सायरा बेगम ने तेवरी चढ़ाकर इसे देखा। रहमान साहब ने भी चौंक कर इसे देखा। वो नजरें प्लेट पर जमाए चुप बैठी थी। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। वो सख्त लहजे में बोली। मम्मा आप कैसी बातें करी हो, मेरे शौहर हैं। वो कमज़ोर लहजे में बोली। तुम्हारी मम्मा ठीक कह रही है, तुम वहाँ नहीं जाओगी। रहमान साहब ने भी सख्त रवैया अपनाया। पापा आप तमाशा बना दिए। जब दिल चाहा इन लोगों ने रिश्ता तोड़कर भेज दिया, जब दिल चाहा तुम जोड़कर वापस चली गई। कोई इमोशंस हैं भी या नहीं तुम्हारे? रिश्तों को खेल तमाशा बना दिया तुमने और इन लोगों ने। वो गुस्से से बोले। पापा मैं कोई रिश्ता जोड़ने नहीं जा रही, मेरे शौहर को मेरी ज़रूरत है, आप समझने की कोशिश करें। वो इल्तिजाइया बोली। समझने की ज़रूरत हमें नहीं, तुम्हें है। पहले तुम हमारी और अपनी परवाह न करते हुए इसकी खुशी के लिए इसके ख़ानदान को मनाती रही, और अब इसकी तमाशदारी करने जाना है तुम्हें। कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग हैं इसकी खिदमत करने के लिए। खिदमत करनी है तो वो अनीता करे। इसकी बकवास याद नहीं तुम्हें? इससे लड़ते हुए अनीता की बात याद आने पर गुस्सा आ गया इन्हें। नहीं मामा, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं याद है। तो बस इतना कि मेरा शौहर हॉस्पिटल में बेड पर है और इसे मेरी ज़रूरत है। वो अनीता इसकी बीवी नहीं बनी अभी, इनकी बीवी मैं हूँ। वो रो रही थी। वफ़ा बेटा तो प्लीज़ पापा। इसने इल्तिजाई नज़रों से इन्हें देखा। ठीक है। इन्होंने गहरी सांस भरी थी। थैंक यू पापा, मैं बैग लेकर आती हूँ। वो आंसू साफ करती हुई उठी। आपने इसे परमिशन क्यों दी? सायरा ने बौखला कर इन्हें देखा। वो ठीक कह रही है सारा, हुमैर इसका शौहर है। सायरा, हुमैर इसका शौहर है, और वो अगर इसकी तीमारदारी कर लेगी तो इस पर या इसकी फैमिली पर कोई एहसान नहीं होगा, बल्कि वो इसकी जिम्मेदारी, इसका फ़र्ज़ है। मगर हमारी बच्ची, इसकी खुशी इसी में है सायरा, कि इसे फ़िलहाल हॉस्पिटल जाने दिया जाए। तुम क्या चाहती हो वो यहाँ बैठ कर तड़पती रहे? हमें इसका घर बसाने की कोशिश करनी है सायरा, उजाड़ने की नहीं। वो संजीदगी से बोलते हुए उठ खड़े हुए, जबकि वो बैग लेकर आ गई थी। इसे हॉस्पिटल आए 2 दिन हो चुके थे, मगर वो थोड़ी देर के लिए भी घर नहीं गई। सब आते जाते रहते थे। इसे भी कई बार घर जाने का कह चुके थे, मगर मना कर देती। हुमैर को आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था।
आज अनीता इससे मिलने आई थी। एक बेनियाज सी नज़र इस पर डालकर हुमैर की तरफ बढ़ी। हाय हुमैर, ओ गॉड, तुम्हें तो बहुत चोटें आई, कितना पेन फील कर रहे होगे ना तुम। वो इसके करीब बैठते हुए बोली। वफ़ा को इसका लहजा बनावटी महसूस हुआ। वो चुप था। प्लीज़ उमैर, कुछ तो बोलो, मेरा नाम ही ले लो, कितने दिन हो गए तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुने में। वो वफ़ा के सामने कुछ ज़्यादा ही लकावट का मुजाहरा कर रही थी। देखो, इन्हें डॉक्टर ने बोलने से मना किया, इनकी कंडीशन तो तुम देख रही हो। वफ़ा जल्दी से आगे बढ़ी। शट अप एंड गेट आउट, मैं इससे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो तेज़ लहजे में बोली। फ़िलहाल तो आप इनसे कोई बात नहीं कर सकती, इन्हें बोलने में तकलीफ़ होगी। डॉक्टर ने अंदर दाखिल होते हुए इसकी बात सुन ली थी। डॉक्टर चेकअप करके वापस चला गया तो वो हुमैर को बताने लगी कि इसे एक फ़ैशन शो के लिए अचानक ही दुबई जाना पड़ गया था। इतने दिन इससे बात ना होने पर वो परेशान थी, इसलिए बाकी शो कैंसिल करके आज ही वापस आई। और जैसे इसे पता चला वो फ़ौरन हॉस्पिटल चली। ये कहानी सुनाते हुए वफ़ा की मौजूदगी को अक्सर फरामोश कर चुकी थी और वफ़ा हैरान परेशान इसकी कहानी सुन रही थी। थोड़ी देर मज़ीद बैठ कर वो फिर आने का कहकर चली गई। वो तेज़ी से रूबा सेहत था। डॉक्टर ने अब बोलने की इजाज़त भी दे दी थी और वो देख रहा था कि वो कैसे खुद को भुलाकर इसकी खिदमत कर रही थी। टाइम पर मेडिसिन देना, बोरियत दूर करने के लिए किताब पढ़कर सुनाना। वो लेटे लेटे थक जाता तो तकिए के सहारे बैठने में मदद देती। रात को अक्सर वो इसके करीब चेयर पर बैठे बैठे सो जाती और इसकी हल्की सी कराह से उठ भी जाती। वो चिड़चिड़ा हो गया था, इससे मिसबिहेव कर जाता अपने हर काम के लिए। वफ़ा का सहारा इसे अपने आप हकीर कीड़े से भी बदतर लगता था। वो खुंदा पेशानी से सब कुछ बर्दाश्त करती थी। अनीता अभी गई थी, वो मेडिकल स्टोर से इसकी मेडिसिन लेकर आई थी। वफ़ा, तुम घर क्यों नहीं जाती? क्यों? दुआओं का शॉपर रखकर वो इसकी तरफ मुड़ी। थक नहीं जाती हो? रेस्ट करने ही चली जाया करो। कर तो लेती हूँ यहाँ। इसने कुछ दूर रखे सिंगल बेड की तरफ इशारा किया। तुम हॉस्पिटल के माहौल से उकताती नहीं हो? वो बेजारी से बोला। नहीं, आप यहाँ हो तो मैं कैसे उकता सकती हूँ? इसने सोचा मगर बोली तो बस इतना। नहीं, पता नहीं कब तक इस बेड पर जीना पड़ेगा। इसके लहजे में आज़ुर्दगी थी। बहुत जल्द खड़े हो जाएंगे आप, हौसला रखें। इसने हौसला दिया। कभी कभी तो डर लगता है कि सारी ज़िंदगी बेड पर ना गुजारनी पड़ जाए। वो मायूस हुआ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा से अच्छी उम्मीद रखें। इसने दहल कर इसे देखा जब भी सफ़ीना अंदर दाखिल हुई। कैसा मेरा बेटा? इन्होंने छुपकर इसकी पेशानी चूमी। जिंदा हूँ, वो चिड़चिड़े अंदाज में बड़बड़ाया। वफ़ा, तुम घर चली जाओ ड्राइवर के साथ। वो इसकी तरफ मुड़ी मगर इसने घबराकर हुमैर की तरफ देखा। हुमैर की फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। तुम्हें फ्रेश होने और रेस्ट की ज़रूरत है। तुम तो खुद को भूल ही गई हो बेटा। हुमैर के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो वरना बीमार पड़ जाओगी तुम। जाओ, शाबाश, रात तक आ जाना। वो मोहब्बत से इसका गल थपथपाते हुए बोली। वो सर हिलाकर अपनी चीज़ें समेटने लगी। इसके बाहर निकलते ही इन्होंने हुमैर की सिमत देखा। अनीता क्यों आई थी यहाँ? इन्होंने कड़े तेवरों से घूरा। मतलब क्यों आई थी? मुझसे मिलने आई थी और क्यों आएगी? इसने हैरानगी से इन्हें देखा। हमें लगा था कि वो अब तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। वो मुझसे मोहब्बत करती है क्या? मुझे बार बार आपको ये बताना पड़ेगा? वो तेज़ लहजे में बोला। तुम्हें अब तक मोहब्बत और दिखावे का फ़र्क समझ में नहीं आया? वो अफसोस भरे लहजे में बोली। आप कहना क्या चाहती हैं? इसने उलझ कर इन्हें देखा। चुन्ना काका ना, तू छोटा जिन्ना, तैनू जो सारे कुछ दसन के तो तैनू पता लगेगा। वही जिसे तुम समझना और ख़ुद करना नहीं चाहते। मोहब्बत वो नहीं जो अनीता तुमसे करती है, मोहब्बत वो है जो वफ़ा करती है तुमसे। काश कि तुमने अपने एक्सीडेंट के बाद इसकी हालत देखी होती। परेशान हम सब थे मगर इसकी हालत देखकर तो हम सब के दिल कट रहे थे। जब तक तुम्हें होश नहीं आया इसने पलक तक नहीं झपकी। कैसा खाना, कैसा पीना, इससे कुछ होश नहीं था। बस जानेमाज़ पर बैठी तुम्हारी ज़िंदगी की खुदा से भीख मांगती रही। दुआएं तो सबकी थी मगर मुझे यकीन है कि तुम्हें अल्लाह ने नई ज़िंदगी इसी की बेकरारी, मोहब्बत और दुआओं के सिले में दी है। और वो तुम्हारी अनीता अपनी मॉम के साथ आई, हंगामा खड़ा किया, वफ़ा पर चढ़ाई की जैसे इसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ हो। सबको टेंशन ही, तमाशा दिखाया और चली। क्या अनीता? वो तो दुबई गई हुई थी ना? वो बीच में बोला। क्या? किसने कहा वो दुबई गई हुई थी? इन्हें झटका लगा। अनीता ने। झूठ कह रही है, वो मक्कार लड़की इस दिन इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके गई है। वो भड़क गई। बेटा, तुम्हें तो यही लगेगा माँ झूठ बोल रही है। एक काम करो, जो जो तुमसे मिलने आता जाएगा ना, इससे पूछते रहना, मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। वो इसके बेयकीन चेहरे को देखते हुए नाराज़गी से बोली तो वह शर्मिंदा हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर इसने मुझसे झूठ क्यों बोला फिर? और क्यों बोलेगी? अपनी इस दिन की हरकत पर पर्दा डालने के लिए। पता तो होगा इसे कि अपने माँ बाप की बात का तुम्हें वैसे भी यकीन नहीं आएगा, इसलिए पहले से कहानी सुना के वो तनसन बोली। बस भी करें और छोड़े इन बातों को, आप मुझे कितना शर्मिंदा करेंगी? वो शर्मिंदा लहजे में बोला। वो चंद लम्हे खामोशी से देखती ही फिर बोली। हुमैर, क्या तुम्हें अब भी हीरे और पत्थर में फ़र्क करना नजर नहीं आया? इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर इन्होंने टोक दिया। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना, मैं तुम्हारे डैड बल्कि घर में कोई फ़र्द भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मगर एक बात पर गौर ज़रूर करना। वफ़ा चली गई थी ना, फिर क्या चीज़ इसे तुम्हारे पास वापस खींच लाई? क्यों वो खुद को भुलाए तुम्हारी खिदमत में मसरूफ़ है? हालांकि जानती है हासिल कुछ नहीं होने वाला और शायद इसे हसूल की तमन्ना भी नहीं है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत गिव एंड टेक के असूल से मावरा होती है। लो और दो के असूल पर तो सौदा होता है, मोहब्बत नहीं। वो जानता था और जान गया था कि डैड के सवाल का जवाब भी। इसे अपनी खिदमतों में मसरूफ़ देखकर इसके दिल ने दे दिया था कि वो इसे मोहब्बत करती है, इसलिए इसकी खुशी के लिए इसका साथ देती रही। इसे एहसास था और कहीं ना कहीं इसकी मोहब्बत की कदर भी थी।
वो खुद को चक्की के 2 पार्टों में पिसता हुआ महसूस कर रहा था। एक तरफ वफ़ा की बेतहाशा मोहब्बत इसे अपनी सिमत पलट कर देखने पर मजबूर करती थी, और दूसरी तरफ इसके और अपनी नीता की 5 साला मोहब्बत। और मोहब्बत के इस सफ़र में वो खुद को बेवफा कहलाना नहीं चाहता था। सफ़ीना ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो इसने चौंक कर इन्हें देखा। मैं जानता हूँ कि वफ़ा को मुझसे मोहब्बत है और मैं इसकी मोहब्बत की कदर भी करता हूँ, मगर मैं और अनीता एक दूसरे को से तुम करते होगे इससे प्यार वो नहीं करती, और ये मैं प्रूफ कर सकती हूँ। वो इसकी बात काट कर बोली तो वो उलझन आमेज नज़रों से इन्हें तकने लगा। ज़ख़म भर रहे, जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्रीम लगाकर इसने ट्यूब का ढक्कन लगाया और इससे बोली। और ये प्लास्टर? इसने अपने दोनों हाथ और दाएं टांग के प्लास्टर की तरफ देखा। इसमें टाइम लगेगा, मैं हाथ धोकर आती हूँ। वो खड़ी हो गई और वो हाथ धोकर बाथरूम से निकली तो इसकी कराहें सुनी। क्या हुआ? वो तेजी से इसके करीब आई। मेरा सर, वो मुश्किल बोला। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। वो घबरा गई। डॉक्टर ने चेकअप करके सिस्टर से इंजेक्शन बनाने को कहा। इन्हें दर्द क्यों हो रहा है डॉक्टर? वो इसे इंजेक्शन देकर मुड़ा तो पापा ने पूछा। वो फिक्रमंदी से हुमैर को देख रही थी जो अब भी तकलीफ से करा रहा था। एक तो आप परेशान बहुत होती हैं भाभी, इतनी गहरी चोटें ठीक होने में टाइम तो लगेगा ना। मैंने इंजेक्शन दिया, थोड़ी देर में दर्द भी कम हो जाएगा और ये सो भी जाएगा। डॉक्टर आमिर, डॉक्टर खावर हुमैर के फिजिशियन का असिस्टेंट और हुमैर का दोस्त भी था। डॉक्टर खावर 2 माह के लिए फ़ॉरेन गए हुए थे और वही इनके केसेस देख रहा था। वफ़ा करीब बैठकर फिक्रमंदी से देखने लगी। इस पर नींद गालिब हो रही थी। इसके पुकारने और कराहने पर वफ़ा की आंख खुली और वह घबरा कर उठ बैठी। इसने हाथ हिलाया था, शायद हाथ से ड्रिप निकल गई थी। ये क्या किया आपने? वो परेशान होगी। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो घबराए हुए लहजे में बोला। क्या? इसे शौक लगा था। हाथ पांव फूल के घबराहट में इसने हैदर बुखारी का नंबर डायल किया। हम आ रहे हैं अभी, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। वो सुनकर तेरी से पहले बोले वो भागम भाग डॉक्टर आमिर को बुला लें। भाभी आप बाहर जाइए, वो चेकअप करता बोला। सिस्टर प्लीज़। इसे यूं ही जमे देखकर इसने सिस्टर को इशारा किया। हैदर बुखारी से पीना पहुंच चुके थे और अब बेचैनी से बाहर टहल रहे थे। अंदर इसका चेकअप चल रहा था। मम्मा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो बोली। सब ठीक हो जाएगा बेटा। वो इसके करीब बैठी डॉक्टर चेकअप करके निकला तो हैदर बुखारी इसकी तरफ बढ़े। आप मेरे कैबिन में आ जाए, वो कहता हुआ आगे बढ़ा। वो तीनों परेशानी से देख रहे थे। वो हुमैर की रिपोर्ट्स और एक्सरेस देख रहा था। बात क्या डॉक्टर? इसने रिपोर्ट्स हाथ से रखी तो हैदर बुखारी बोले। अंकल, जिसका डॉक्टर खावर और मुझे डर था वही हुआ। हुमैर की बिनाई चली गई है। इसके कहने पर वो सुन से हो गए। एक्चुअली अंकल, एक्सीडेंट में हुमैर के दिमाग का वो हिस्सा जिसका लिंक आंखों से होता है बुरी तरह डैमेज हो गया था। डॉक्टर खावर को डर था कहीं इसकी बिनाई न चली जाए और वही हुआ। इसने तफसील बताई। पर डोंट वरी अंकल, डॉक्टर खावर कनाडा गए हैं, वहाँ कई बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं। मैं हुमैर की रिपोर्ट्स इन्हें मेल कर देता हूँ, वो ज़रूर कोई ना कोई ट्रीटमेंट तजवीज़ करेंगे। इसने तसल्ली दी थी। कुछ भी करो, बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलवाओ, मगर मेरे बेटे, इनकी आवाज़ रिंद गई। प्लीज़ खुद को संभालिए अंकल, अल्लाह पर भरोसा रखें, हुमैर ठीक हो जाएगा। इसने उलझ कर पानी का गिलास बढ़ाया। इसने उठकर पानी का गिलास बढ़ाया। ये कैसे हो गया मम्मा? हुमैर के ज़ख्म तो इतनी जल्दी ठीक हुए थे, फिर ये कैसे? वो सफीना बुखारी के कंधे से लगी रो रही थी और इसका जवाब तो इनके पास भी नहीं था। हुमैर को डॉक्टर ने इंजेक्शन के ज़रिए से सुला रखा था और हैदर बुखारी को हुमैर अपने साथ ले गए थे कि इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। हेलो आंटी। अनीता अंदर दाखिल हुई। इन्हें देखकर करीब आई। वफ़ा ने इसे देखकर आंसू पहुँचे थे। अब हुमैर कैसे? वो सोए हुए हुमैर को देखते हुए बोली। वफ़ा की आंखों में फिर पानी जमा होने लगा। वो खिड़की में जाकर खड़ी हुई। सफीना चुप थी। इज़ एवरीथिंग ओके? इसने इनकी चुप पर कुंडी पर हाथ रखा। वफ़ा को वो रोते हुए देख चुकी थी जो अनहोनी का पता दे रही थी। कुछ ठीक ही तो नहीं है। इन्होंने चेहरा हाथों में छुपा लिया। आखिर हुआ क्या है? वो उलझी। हुमैर की बनाई चलेगी, वो मुश्किल बोली। व्हाट? इसे झटका लगा। ऐसे कैसे? डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी तो कुछ नहीं कह रहे, वो मायूस लहजे में बोली। आप फिक्र मत करें आंटी, मेरे अंकल न्यूरो सर्जन है, इस्लामाबाद में होते हैं। मैं इनसे हुमैर के बारे में बात करूंगी। वो काफ़ी देर बाद बोली। तुम्हें हुमैर की कितनी फ़िक्र है बेटा? हमें अफसोस है कि हमने हुमैर की और तुम्हारी शादी की मुखालफत की। वो अफसोस भरे लहजे में बोली। वो कुछ देर बैठ कर जाने के लिए खड़ी होगी तो सफीना भी इसके साथ उठ खड़ी हुई। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। बेटा तुम हुमैर से बहुत प्यार करती हो ना? इन्होंने पूछा। जी आंटी, वो बौखला गई। तो ठीक है, जैसे हुमैर ठीक होता हम धूमधाम से शादी कर देंगे। वो बात करते करते इसकी शादी तक पहुंच गई थी। ओके आंटी, मैं चलती हूँ। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोली। इन्होंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। हुमैर साहब अन्य हो गया क्या ड्रामिया? इसके बाएं बाजू का प्लास्टर उतर चुका था। अनीता 2-3 दिन बाद आ जाती और काफ़ी उम्मीद अफसा बातें करती, जबकि वफ़ा वो काफ़ी चुप रहने लगी थी। ऐसा नहीं था कि इसकी मोहब्बत में कोई कमी आई थी, बल्कि हुमैर को इसे अधूरा देखना इसके लिए बहुत कठिन था। वो तक टिकटिकी बांधे इसे देख रही थी और इसकी आंखें छत पर जमी थी। अनीता काफ़ी दिनों से नहीं आ रही। इसकी आवाज़ पर वो चौंकी। शूट में बिजी होगी, आप फिक्र मत करें, आ जाएगी, वो मध्यम लहजे में बोली। हाय हुमैर। जब ही इसे अपनी पुश्त पर इसकी आवाज़ सुनाई दी। बला का नाम लिया, बला हाजिर। इसने जिल बुला कर सोचा।
काफ़ी दिनों बाद आई हो तुम? हुमैर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। बस बिजी थी कुछ। वो बातों में मसरूफ़ होकर वह खामोशी से रूम से निकल गई। वो लॉन में आकर बैठ के अपने इर्द गिर्द तायराना नज़र दौड़ा रही थी। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? खनकती हुई आवाज़ थी। इसने नज़र उठाकर देखा तो वो तकरीबन इसकी हम उम्र थी। हाँ ज़रूर, इसने खिसक कर इसे बैठने की इजाज़त दी। मेरा नाम अलवीना है, वो बैठते ही बोली। बहुत प्यारा नाम है, वो मुस्कुराई। थैंक यू, आपका नाम? इसने पूछा। वफ़ा हुमैर बुखारी। हाय वफ़ा, इसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया जिसे वफ़ा ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। ये मेरे भाई हैं सारिम अहमद। इसने करीब खड़े मर्द की तरफ इशारा किया जिस पर अभी तक वफ़ा की नज़र नहीं पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने जल्दी सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, इसने जवाब देते हुए तवज्जो अलवीना की तरफ मबसूल कर दी। आप यहाँ किसके साथ है वफ़ा? इसने पूछा। अलवीना, मैं अंदर ममा के पास जा रहा हूँ, तुम आ जाना। इससे पहले वो जवाब देती हुए बोलता हुआ अंदर की सीट पड़ गया। तुम्हारी ममा के साथ क्या प्रॉब्लम है? वफ़ा ने पूछा। किडनी प्रॉब्लम है, पर अब वो ठीक है। आजकल मैं डिस्चार्ज हो जाएंगी। मैं 15 दिन से यहाँ हूँ, अंदर आपको देखती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो जल्दी जल्दी बोली। अल्लाह, वफ़ा रिश्ता आ गया ना, मैं लगा था। अच्छा, वफ़ा हंस पड़ी। वो इतने दिनों बाद हंसी थी, इसे अपनी हंसी खुद ही अजीब महसूस हुई। बीच में कहीं कॉमा और फुल स्टॉप लगा देती। वफ़ा मुस्कुराते हुए बोली। वो छेंप गई थी, फिर बोली। एक्चुअली वफ़ा, आप मुझे ही नहीं ममा को बल्कि हमने सारिम भाई को भी दिखाया, आप इन्हें भी काफ़ी पसंद आई। आप तो यहाँ अपने भाई के पास होती है ना। हम आपके घर प्रपोजल लाना चाहते हैं, तो आप हमें अपने घर का एड्रेस दे दें। वफ़ा का मुँह हैरत से खुल गया। बोलने से पहले सोच लिया करो, और अगर सोच कर ने की जहमत नहीं कर सकती तो किसी से पूछ लिया करो। वो मेरे भाई नहीं, मेरे हस्बैंड है। और तुम यहाँ अपनी मामा की देखभाल करने आई हो, अपने भाई के लिए लड़कियाँ ढूंढने के लिए? वो नागवारी से बोली। ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप शादीशुदा हैं। वो उस तक में बोलते हुए खड़ी होगी क्योंकि अब वफ़ा में इसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। वो नागवारी से देखने लगी जो तेज़ तेज़ कदम उठा रही थी। तभी अनीता को आते देखकर वो चौंक गई। अरे, ये इतनी जल्दी जा रही है? इसने सोचा। इसकी नज़र भी इस पर पड़ चुकी थी। वो इसकी सिमती आ रही थी। वो इसके करीब रुकी, चंद लम्हे खड़ी से तकती रही, फिर कार पार्किंग की तरफ बढ़ गई। वफ़ा को उसका घूरना अजीब सा लगा। इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा, फिर कांधे उचकाकर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो रूम में चली गई। हुमैर काफ़ी संजीदा था, वरना अनीता के जाने के बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। अनीता काफ़ी जल्दी चली गई? इसने पूछा। हाँ, इसे जाना था। इसका लहजा बेतासुर था। वो उलझ की, पहले अनीता का तकना, फिर हुमैर का लहजा और अंदाज। वो सोच में पड़ गई, कुछ समझ न आए तो इसने उकताहट से सर झटक दिया। तो है ना, बड़ी अग लगी रही, बड़ी क्यूरियोसिटी मची रही है कि सौतन छेती चली गई। आहो बैठ के होर दो चार प्यारियां गल्लां करके जाती, फिर इन्हें सुकून मिलना सी। डंगर जी नहीं, वफ़ा देवी है भाई मारी। इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। 1 माह बाद प्लास्टर उतरना था। वो भी इसके साथ चली गई। चले आप बात ले लें। इसके नहाने का पानी बनाकर वो बाथरूम से बाहर आ गई। इसे सहारा देकर उठाते हुए इसे झिझक महसूस हो रही थी। हॉस्पिटल में तो ये काम वार्ड बॉय करते थे, मगर घर पर तो इसी करने थे। मैं आपकी हेल्प करने के लिए किसी मुलाजिम को भेजती हूँ। नहीं, मैं खुद बात ले लूँगा, वो बोला, मगर वो अनसुनी करते बाहर निकल गई। इसका मूड ख़राब हो रहा था। इसने बाल खुश करने के लिए तौलिया उठाया जो इसने इसके हाथ से छीन कर फेंक दिया। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, समझी तुम? वो थाड़ा था। वो चंद लम्हे खड़ी खामोशी से देखती रही, फिर तौलिया इसके आगे रखकर बाहर निकल गई। वो आंखें मूंदे लेटा था जब वो बाउल लिए कमरे में दाखिल हुई। लीजिए, सूप पी लीजिए। बाउल आके बढ़ाकर इसने स्पून इसकी साइड किया था। और सफाफी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम दी कोई शय नहीं है। ठीक है बंदा, यार इड्डी बेइज्जती हो रही है, फिर भी कोई है नहीं। दूसरा हाथ सलामत होता तो बाउल भी पकड़ा देती। इसने चौंक कर इसे देखा। चेहरा और लहजा दोनों ही सपाट थे। हुमैर दुआओं के ज़रिए से सो रहा था। इसे तकते तकते इसकी भी आंख लगी। किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक गई। अरे मम्मा, आप बैठिए ना प्लीज़। इसने सोफे की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ क्यों चली आई हो वफ़ा? तुम भूल गई हो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया था? वो काफ़ी गुस्से में थी। फॉर गॉड सेक मम्मा, मुझे किसी ने नहीं निकाला था, मैं खुद घर चली आई थी। और अब भी मैं जब तक हूँ यहाँ, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। वो चिंचलाकर बोली। तुमने मजाक बना लिया अपनी ज़िंदगी को। जो चीज़ चाह रहा है अपनी मर्जी से करती फिर हो। क्यों आई हो तुम यहाँ? आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है? इसके अंदाज पर इन्हें मजीद गुस्सा आ गया। रिश्ता? आप क्यों भूल जाती हैं बार बार? ये मेरे शौहर हैं, वो जोर देकर बोली। शौहर? इसने तुम्हें बीवी नहीं समझा कभी? बीवी के हकूक़ पूरे नहीं किए, मगर ये तुम्हारा शौहर है, वो चुपते हुए लहजे में बोली। आप मुझे ताना दे रही हैं? वो काफ़ी देर बाद दुखी लहजे में बोली। नहीं बेटा, तुम्हारा भला चाहते हैं हम चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी सवर जाए। वो मोहब्बत से देखते नरम लहजे में बोली। जिसकी ज़िंदगी किस्मत ने बिगाड़ दी, वो किसी के संवारने से क्या सवरेगी? इसका लहजा तलख था। किस्मत तुम्हें एक मौका दे रही है। उसके बारे में हाथ फेरते बोली। मतलब? वो उलझी। शाहजेब लंदन से वापस आ गया और तुम्हारी खाला ने इसका प्रपोजल दिया। वो इसे बकौर देखते हुए बोली। क्या शाहजेब भाई? खाला अम्मी ने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं शादीशुदा हूँ। इसे शौक लगा। बेटा, सायरा ने इसे संभालना चाहा। नहीं, आपने सुन कैसे लिया? आप मुझे यहाँ आकर बता भी रही हैं? वो हत्ते से उखड़ गई। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है इसका इल्म पूरे ख़ानदान को, और ये तुम्हारी खाला की नहीं, शाहजेब की ख्वाहिश है। क्या शाहजेब भाई? वो शॉक्ड हुई।
हम चाहते हैं तुम इस पर एक बार गौर कर लो। मामा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे ऐसा कुछ सोचूंगी? मेरा दिल है कि किराए का मकान नहीं कि एक जाएगा तो दूसरा आ जाए। बल्कि हैरत तो मुझे आप पर हो रही है। आप कैसे ये सब सुनकर मुझे सुना रही हैं? आपको शर्म नहीं आई? वो शदीद गुस्से से बोली। क्यों आएगी मुझे शर्म? हाँ, अपनी औलाद की भलाई के बारे में सोचना बाइस शर्म है? इन्हें गुस्सा आ गया। एक बात बताएं मुझे मामा, हुमैर के साथ ये सब हो गया तो आप मुझे दूसरी शादी के लिए फोर्स करिए। अगर कल शाहजेब के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप मुझे तीसरी शादी के लिए भी फोर्स करेंगे? वो चुपते लहजे में बोली। बकवास बंद करो तुम अपनी। इनका हाथ उठते उठते रह गया। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम खुशगवार जिंदगी गुजारी थी तो हम तब भी तुम्हारी दूसरी शादी का कहते? नहीं, मगर अब हम जानते हैं कि तुम्हें तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बाद भी आना यहाँ इस अनीता नहीं है। तो तुम यहाँ वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो? बात तो ठीक है। वजना तो तेन फिर जिता रहा। नहीं मामा, बेटी चाहे अपने घर में खुश हो या ना खुश, माँ हमेशा अपनी बेटियों को ज़िंदगी की तकलीफ़ों का मुकाबला करने की हिम्मत और हौसला देती हैं। और आप? इसकी आवाज़ निंद गई। आपकी नज़र में अपने शौहर की खिदमत करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ हो गया? वफ़ा बेटा, इनफ इनफ ना हो। बस मामा, बहुत हो गया। मैं हुमैर से मोहब्बत नहीं, इश्क करती हूँ। और अगर मुझे सारी ज़िंदगी इनके साथ ऐसी गुजारनी पड़ी तो गुजारूंगी, और अगर इनकी खुशी के लिए इनसे दूर जाना पड़े तो चली जाऊंगी, मगर दूसरी शादी तो मैं कभी नहीं करूँगी मामा। वो फुट फुट करोगी। हाय, मेरी एपिसोड ना वैसे 40 मिनट ਵਿੱਚ मुक गई सी, लेकिन मैंने कहा चलो आज आपको ये नावल ही मुका देते हैं। तुम अच्छी हो वफ़ा, इनफैक्ट बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दी। एक अच्छी लाइफ गुजारना तुम्हारा हक है। तुम मुझसे डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी कर लो। वो कपड़े तह करती इससे बातें करी थी जब वो अचानक बोला। क्या हुआ? यूँ अचानक ये बात? वो चौंक के कपड़े तह करते इसके हाथ थम गए। अचानक नहीं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ तुम क्यों खुद को मुझ पर ज़ाया कर रही हो। तुम पहले भी मेरे लिए इतना कुछ कर चुकी हो, अब तो मुझे गिल्टी फील होने लगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, और तुम, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। जो मैं कर रही हूँ वो आप पर एहसान नहीं, मेरा फ़र्ज़ है। अगर आपकी अनीता से शादी हो जाती तो मेरी जगह वो होती। वो इसकी बात काट कर बोली। तुम ये सब अनीता की जगह पाने के लिए तो नहीं कर रही ना? इसका लहजा जताता हुआ था। वफा चुप बैठी रही, इसे देखती रह गई। इसका सवाल इसे तस्दीक का मेज़ लगा। तू बेटा जलील होने से दुनिया दी आई है तो तू जलील ही होएगी। तुमने जवाब नहीं दिया। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मगर क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं है जो मुझसे ये सवाल करें? मैं आपके ठीक होते ही यहाँ से चली जाऊँगी हमेशा के लिए। इसका लहजा सपाट था। तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगी है। इसे अंदाज़ा हुआ, इसने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, तू ਉਹਨੂੰ ताने मारी तो तेनू ना जुतियां दे हार बनावे को। इसके प्लास्टर्स उतर चुके थे, मगर हाथ मोड़ने और चलने में इसे अभी दिक्कत का सामना था। वो रोज़ ही मसाज करने के बाद एक्सरसाइज करवाती, को नहाने गया हुआ था और जल्दी जल्दी कमरे की डस्टिंग करने में मसरूफ़ थी। दरवाजे की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा, फिर जल्दी से रुख फेर लिया। वो गले में तौलिया लटकाए, शर्ट हाथ में थामे सिर्फ ट्राउज़र में ही बाहर आ गया था। मुझसे शर्ट नहीं पहनी गई, वो बेचारगी से बोला। इसके लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। आगे बढ़ते हुए वो ग्लास टेबल में उलझा था। आराम से वो डस्टर पहनकर इसकी तरफ लपकी और इसे सहारा देकर बेड पर बिठाया। तौली से बाल खुश करके इसे नजर चुराते हुए इसने शर्ट उठाई। शर्ट पहनाकर बटन लगाने के लिए वो झुकी थी। एक तो वैसे इसके करीब होकर धड़कनें तेज और घबराहट हो रही थी, ऊपर से इसकी नजरें खुद पर मरकूज देखकर इसे उलझन हो रही थी। अक्सर इसकी आंखें देखकर वो सोचती थी कि इतनी खूबसूरत आंखें बेनूर कैसे हो सकती हैं। अब भाई मैंने मनो या ना मनो, मैंने तेरा ड्रामा लग रहा है कि ने ड्रामा की तब फर नहीं था मैं वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। वैसे आपको अगर मेरी आवाज़ में फ़र्क लग रहा हो ना तो वो मेरा कसूर नहीं है। सारा दिन वो रोज़े की वजह से ना गला सारा खुश्क होता है, तो अभी थोड़ा थोड़ा साथ पानी रखा हुआ है, लेकिन वो जब मैं बोलती हूँ ना मुसलसल इतना, तो वो थोड़ा सा फिर आवाज़ में फ़र्क पड़ जाता है। वो गुज़िश्ता शब डैड की लाइब्रेरी से मुफ्ताज़ मुफ्ती की बुक ले आई थी और अब इसमें गुम थी। जब सफीना दस्तक देती अंदर दाखिल हुई, उन्होंने देखकर खड़ी हो गई। एक खुशखबरी है, गेस करो। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब आई। खुशखबरी? मुझे कोई आइडिया नहीं। वो कुछ लम्हे सोचने के बाद बोली। अरशीन के बेटा हुआ। वाह, मतलब मैं खाला बन गई। वो खुशी से उछल पड़ी। खाला भी और चाची भी। इन्होंने प्यार से इसका गाल छुआ। चाची? इसने नासमझी से ने देखा। अरशीन की तरफ से खाला और वहाज की तरफ से चाची। स्टूपिड। इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। नहीं मामा, खाला का रिश्ता ही रहने दे। चाची का रिश्ता तो न जाने कब टूट जाए। इसका लहजा करबा मेज था। मस्बत सोच रखनी चाहिए वफ़ा, इसके हाथ थामते हुए बोली। तुम चाहो तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। कोई तुम्हें इस घर से जाने नहीं देगा। नहीं मामा, मैं अपना रिश्ता इन पर थोपना नहीं चाहती। अभी चंद दिन पहले ये मुझे यही जता रहे थे कहीं मैं अनीता की जगह लेने के लिए तो इनकी देखभाल नहीं कर रही। इसके चेहरे पर करब फैला था। अच्छा छोड़ो ये सब, मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम हॉस्पिटल चल रही हो। इन्होंने बात बदली। हाँ चलिए, मगर ये, इसने सोए हुए हुमैर की तरफ देखा, इसके जागने से पहले वापस आ जाऊंगी मैं। वह सफीना की तरफ देखते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोली। वो सर हिलाते हुए निकल गई। ये तो कितना प्यारा है। वो कॉट में लेटे बच्चे का गाल छूते हुए बोली। तुम्हें पता है किससे मिल रहा है ये? अरशीन मुस्कुराते हुए बोली। आप में और वह हाज भाई में तो नहीं मिल रहा। इसने अरशीन को गौर से देखा। ये तुम में मिल रहा है। मुझ में?
इसने हैरत से बच्चे को दोबारा देखा। हाँ, इसके लिप्स और आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसे। शायद मैंने तुम्हें सोचा बहुत था इसलिए। वो आहिस्ते से गोया भी। आपने मेरी बहुत टेंशन ली थी। इसने बच्चे को कोर्ट से उठाया। तुम्हारी टेंशन तो मुझे अब भी सताती है, अशीन ने इसे देखते हुए सोचा। मेरी शादी को 11 माह हो जाएंगे। शायद अब तक मैं भी माँ बन चुकी होती। वो बच्चे को गौर से देखते हुए सोच रही थी। तुमने मेरी आंखों से सारे ख्वाब नोच ले डाले हुमैर बुखारी। मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। अपनी खुशियाँ तो मैंने तुम्हें दान कर दी। अब तो बस खुदा से दुआ कि तुम्हारा कोई ख्वाब, तुम्हारा कोई अरमान ना टूटे। के रेज़ा रेज़ा हुए ख्वाबों की किरचें जब चुभती हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं कभी नहीं चाहूँगी जो तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की वो तुम करो। वो दिल में इससे शिकवा की ना थी और इसकी आंखों में फैलता कर्ब को कम अरशीन को बेचैन कर रहा था। इसकी पलकों से आंसू टूटकर बच्चे के माथे पर गिरा। वो कसमसाया था। अरशीन ने इसके हाथ पर अपना हाथ मजबूती से जमाया। वो चौंक कर इसे देखते हुए मुस्कुरा दी। ऐसे मत मुस्कुराया करो तुम। जब तुम ऐसे मुस्कुराते हो तो तुम्हारे दिल में पलता दुख आंखों में चीखने लगता है और नमी तुम्हारी आंखों में मजीद चमकने लगती है। वो इसे देखते हुए दुख से बोली। वो गहरी नींद से बेदार हुआ था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा फैला हुआ था। वो घबरा के इसे लगा वो सचमुच अंधा हो गया। देखिए सचमुच अंधा है। ड्रामे की आदमी ड्रामे कर रहे ऐसी। वफ़ा वफ़ा, इसने घबरा कर इसे आवाज़ें दी। जवाब नितारा। शायद टेबल पर हाथ मार के इसने लैंप जलाया। क्या वफ़ा चली गई? इसने सोचा, मगर इसे बिना बताए। वो हैरान हुआ जब भी कमरे में दाखिल हुई। अरशीन आपी के बेटा हुआ है। इसे जागते देखकर इसे खुशी से बताया। गुड, मुबारक हो। वो खुशी से मुस्कुराई। आपको भी। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। वो कमरे से निकल के ईशा की नमाज़ के बाद वो काफ़ी देर तस्बीहात पढ़ती रही। फिर जानमाज़ लपेट कर इसने पानी के जग पर दम किया। कौन से वजीफ़े पढ़कर फूंक रही हो? इसकी आवाज़ पर वो उछल पड़ी। मुड़कर देखा, इसकी नज़रें छत पर लगी थी। आपको कैसे पता चला? इसके लहजे में हैरत थी। फूंक की आवाज़ से। अब क्या? इसने इसे देखा। मेरे और अनीता के दरमियान फूट पड़वाने के वजीफ़े पढ़कर तो नहीं फूंक रही? इसकी आवाज़ काटदार थी। इसने तासुफ़ और दुख से इसे देखा। आपकी बिनाई के लिए पढ़ा था। इसकी आवाज़ भर आई हुई थी। ओह! वो शर्मिंदा हो गया। वफ़ा तो जलील होने वास्ते ही आई हैं। मेरा दिल करदा तैनू चित्तर मारा। हुमैर ने कुछ कहा, हम तैनू चित्तर मारा। कई दिनों से सहारा देकर चलने में मदद दे रही थी, मगर वो खुद बेहतर तौर पर चलने लगा था। जाने का वक्त करीब है। वो स्टिक की मदद से टटोल कर खुद चलते हुए देखकर वो सोच रही थी। बाहर चलें? वो इससे बोला। मैं भी उकता गया हूँ कमरे के माहौल से। हाल में महफिल जमी थी। से सीढ़ियाँ उतरते देख सभी खुशियों इन बसात से खड़े हो गए। सीढ़ियाँ उतरता वो लड़खड़ाया था कि वफ़ा ने गिरने से पहले थाम लिया। आखिरी स्टेप पर उमैर ने इसका हाथ थामा और सोफे पर लाकर बिठा दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा इस कदर जल्द अपने कदमों पर खड़ा होना वफ़ा के मरहूने मिन्नत है? हैदर बुखारी का लहजा जताता हुआ था। हाँ, और मैं इसके लिए इसका शुक्रगुजार भी हूँ। वो संजीदगी से बोला। शुक्र है? कोई चीज़ तो एक्सेप्ट की, एडमिट की। वो सब नीचे आइसक्रीम पार्टी में मसरूफ़ थे। वह खामोशी से सबके बीच से उठाई। कमरे में आकर इसने सामान पैक किया। बैग को बैठ के नीचे धकेला और कमरे के बीचों बीच खड़ी इसका जायज़ा लेने लगी। चलो वफ़ा बीबी, एक बार फिर रुखते सफ़र बांधो। वह खुद से ज़ेरे लब बोली। वफ़ा बीबी तो जलील होना नावल चाहिए। इसे मेडिसिन खिलाकर तकिया ठीक करके इसने इसे लेटने में मदद दी। खुद टेबल के बेड के करीब रखी रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। आंखें मोदे वो हलकूरे ले रही थी। तुम बहुत चुप हो। एनी प्रॉब्लम? इसकी आवाज़ पर चौंक कर इसने आंखें खोली। चंद लम्हे से देखती रही, फिर बोली। मैं सोच रही हूँ कि कल मैं घर वापस चली जाऊँ। ओह, तो तुम इसलिए अफसरदा हो? दूसरी बार जाना तुम्हारे लिए खासा मुश्किल होगा। इसका लहजा मुतमईन था। हाँ, मेरे ख्याल में अपने शौहर का घर छोड़कर जाना किसी भी औरत के लिए खुशकुन नहीं होता। इसका इत्मीनान। इसे तकलीफ़ दे गया। इसने कोई जवाब न दिया। तो मैं इस काबिल भी नहीं थी कि तुम रस्मी तौर पर ही मुझे रुकने का कहते, मगर तुम ऐसा क्यों कहोगे? ना जाने क्यों कभी कभी ये दिल इतना खुशफहम हो जाता है। इसने दुख से तकते हुए सोचा। दोबारा आंखें मौंद ली। वो सोच चुका था। इसने साइड टेबल ड्रा से सिया डायरी निकाली और अपने एहसास रकम करने लगी। फिर थक कर डायरी वापस रख दी और हल्के हल्के झूलते हुए इसे तकने लगी। सुबह इसकी आंख मामूल से देर से खुली थी। वफ़ा वफ़ा, इसने कई आवाज़ें दी, मगर ना वो खुद आई ना जवाब मौसूल हुआ। कहाँ चली गई? वो कंबल एक तरफ हटाता उठ बैठा। जब ही सफ़ीना ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। वफ़ा कहाँ है? इन्हें नाश्ता लाते देखकर इसने पूछा। वो चली गई सुबह सुबह। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। मैंने कहा था कि तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर ले और फिर बताकर चली जाए, मगर वो कहने लगी वो तुम्हें रात बता चुकी है। हाँ, इसने मुझे बताया था, मगर तो तुम्हारा फ़ैसला अब तक नहीं बदला। खैर, मुँह हाथ धोकर ये नाश्ता कर लो। वो तासुब से देखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो दोबारा लेट गया। बेचैनी और बेकरारी ने फिर से हाथा कर लिया। वो कुछ देर लेटा रहा, फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। बाल खुश्क करता वो बाथरूम से निकला। ट्राउज़र के पांचे में पाँव उलझा वो मुँह के बल गिरा था। शुक्र है कि इस तरह बाथरूम में नहीं गिरा, वरना दांत टूटने लाजमी थे। सोचते हुए वो उठा। इसे याद आया इसका भागकर थामना और सहारा देकर बेड पर बिठाना। इस दिन इसकी घबराहट और सुर्ख चेहरा देखकर वो बहुत महसूस हुआ था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। तौलिया बेड पर उछाल कर वो नाश्ते की तरफ ट्रे पर नज़र पड़ते वो हाल में लौट आया। इसे याद आया था वो जा चुकी है।
इसे अपने अंदर भी एक अधूरापन जागता हुआ महसूस हो रहा था। इसे अपनी फीलिंग्स समझ आ गई थी, वो फीलिंग्स जो इसके सामने होते हुए ना समझ पाया था। दिल ने इतराब पे मोहब्बत किया भी तो तब जब वो चली गई थी। रगों पैर में फिर वही इस्तराब भरने लगा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले दिल ने इतराब पे मोहब्बत करना भी चाहा तो दिमाग ने अनीता का नाम लेकर टपट दिया, मगर अब ये कश्मकश ख़त्म थी। क्या अब वो तीसरी बार मेरे पास वापस आएगी, इसने सोचा। ओ पुत्र, तू जाके उन्हें चौथी बारी भी वापस ले आओ, फिर भी आ जाएगी। ओंदा ना सैल्फ रिस्पैक्ट मर चुकी हुई है, तो भी सैल्फ रिस्पैक्ट नामी कोई शय नहीं है। नहीं, जवाब मिला था इसने निढाल से अंदाज में बैकग्राउंड से टेक लगा ली। सफ़ीना अंदर दाखिल हुई। नाश्ते की ट्रे पर एक नज़र डाल के उन्होंने इससे पूछा, तुमने अपनी मेडिसिन ले ली? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। तो ले लो, कब खाओगे? दोपहर होने का। ये वफ़ा नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रखेगी? मुझे इतने काम है, मैं तो खन चक्कर बन गई हूँ। एक तो घर के इतने काम, फिर तुम्हारे डैड ने तुम्हारे ठीक होने की खुशी में परसों पार्टी रखी है, इसके भी इतने ढेर सारे इंतजाम हैं। इनके जल्दी जल्दी तफसील बताने पर बदमज़ा हो गया। तो कौन से आपने करने? उमैर भाई और आनिया भाभी हैं, और तो सारे काम देखने तो मुझे ही है ना। तुम्हारे डैड को ऑफिस के अलावा कहाँ कुछ याद रहता है? वो ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। पानी ग्लास में डेल कर इसने मेडिसिन लेने के लिए दराज खोली, तभी नज़र स्याह लेदर की जिल्द वाली डायरी पर पड़ी। वफ़ा की डायरी। इसने कई बार इसे डायरी लिखते देखा था, तो जैसे उसके हाथों मजबूर होकर इसने डायरी उठाई, दराज बंद कर दी। डायरी खोली, पहले सफ़े पर नाम लिखा था, वफ़ा रहमान। तो देखते हैं वफ़ा साहिबा आप हैं क्या? वो ज़ेर लब मुस्कुराया। इट्स अ बैड मैनर। ज़मीन ने मलामत की, मगर वो वर्क पलटने लगा। शुरू के सफ़ात में शायरी और रूटीन लाइफ थी। एक सफ़े पर इसकी नज़र ठहर की। तारीख थी 16 मई 2010। आज मेरे लिए हुमैर बुखारी का प्रपोज़ल आया। हुमैर बुखारी, जिसे देखकर मेरा दिल पहली बार नई लय पर धड़का था। इसे मैंने पहली बार अर्शी आपी की माइयों में देखा, वहाज भाई के साथ भंगड़ा डालते हुए, जब मैं इसे वक्ती अट्रैक्शन समझी थी। मगर नहीं, वो जब जब मेरे सामने आया मेरी पलकें झपकना भूल गई। दिल चाहता था कि इसे सामने बिठाए तकती रहूँ, इसे ढेर सारी बातें करूँ, मगर जब वो सामने आता था ज़ुबान साथ छोड़ जाती। मगर अब कोई बात नहीं, जल्दी ये मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है मम्मा पापा हाँ कर देंगे, क्योंकि इस प्रपोज़ल पर ना करने का कोई जवाब जो नहीं है। अर्शी आपी को यकीन है, पूरी यकीन है कि इनके देवर के लिए ना नहीं होगी। और कुछ कुछ मैं भी आई होप ऐसा ही हो। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा, जहाँ इसने मेरी इतनी सुनी आगे भी सुनेगा। आगे फिर कुछ शायरी थी, मगर इसे तो बस अपने मतलब जाने की जल्दी थी, इसलिए सफ़ात पलटता गया। 23 मई 2010। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। यू नो वॉट डियर डायरी, कि आज माँ पापा बुखारी हाउस गए हैं बात पक्की करने। वो क्या है कि बुखारी हाउस में मंगनी का कोई रवाज ही नहीं है। सो सैड ना, पर कोई बात नहीं, हम आज ही ख्वाब में एंगेजमेंट कर देंगे। आखिर हम वफ़ा रहमान हैं, बचपन से खुशियाँ छप्पड़ फाड़ कर बरसी हैं हम पर। तो जब हमारी ज़िंदगी का इतनी बड़ी खुशी हमें मिल रही है, तो हम कोई अरमान कोई ख्वाब क्यों अधूरा छोड़ें? इतनी खुशियाँ मिली हैं कि जितना इस परवरदिगार का शुक्र अदा करूँ कम है। बस मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे मेरे अल्लाह, हमेशा मुझ पर अपना करम रखना। इतनी बड़ी खुशी मिली है तो शुक्र तो वाजिब है। तो डियर डायरी, फिर मिलते हैं, फ़िलहाल शुक्राने के नफवाफिल अदा कर लें। इसने सफ़ात फिर उलटने शुरू किए। उलटते उलटते इसके हाथ रुके। बीच में गेंदे के और गुलाब के फूल की चंद मुरझाई हुई पत्तियाँ थी। इसने पढ़ना शुरू किया। 20 जुलाई 2010। आज मैंने इसके नाम के माइयों बैठी हूँ। समझ नहीं आता अपनी फीलिंग्स कैसे रकम करूँ। मोहब्बत की खुशबू ने मेरा हाथा किया हुआ है। मुझे अपना आप सरापा मोहब्बत लगता है, लेकिन 3 दिन, सिर्फ 3 दिन बाद मैं वफ़ा रहमान से वफ़ा हमीर बुखारी बन जाऊँगी। हुमैर बुखारी, ये नाम मैं जब जब लेती हूँ मेरा दिल हर बार नई ताल पर धड़कता है। सोचता तो मैंने इसे तब से जब से इसे देखा है, मगर इन 2 माह में मैंने तुम्हें इतनी शिद्दतों से चाहा है कि सोचा है कि हर जगह बस तुम नज़र आते हो। हुमैर बुखारी, तुम मेरी शिद्दतों का सामना कैसे करोगे? नो आइडिया। बस मैं इतना जानती हूँ कि जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमसे प्यार किया, और इन 2 माह में मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। शायद आने वाले दिन में मुझे इश्क की नहज पर पहुँचा दे। इसके आगे पूरे सफ़े पर साइन थे, वफ़ा हुमैर बुखारी। 24 जुलाई 2010। कल मेरी शादी हुई थी और आज मैं उजड़ी सूरत में ये डायरी लिख रही हूँ। मैं खुद को इस फूल की मानद महसूस कर रही हूँ जिसे किसी ने शाख से नोचा और बेदर्दी से पैरों तले मसल कर आगे बढ़ गया। ऐसे इन्होंने मेरे अना गुरूर को भी अपने पाँव तले रोन दिया, मेरे अरमानों का खून कर दिया इन्होंने। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। वो कहते हैं कि वो अनीता से 5 साल से मोहब्बत करते, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मेरे लिए यह सज़ा क्यों तजवीज़ हुई? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? क्यों हुआ आखिर ऐसा? क्यों? 1 अगस्त 2010। वो मुझसे ला ताल्लुक़ से हैं, जैसा मेरा वजूद ही ना हो। दिन तो किसी तरह सबके दरमियान गुजर ही जाता है, मगर रात किसी तौर पर नहीं गुजरती, लंबी होती जाती है। वो अनीता से बातें करते जाते हैं और मैं रोती रहती हूँ।
अपनी नाकदरी पर, अपनी मोहब्बत की नाकदरी पर। काश मैंने बता पाती कि मुझे इनसे कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत की बारगाह में मैं खामोश और खौफज़दा खड़ी हूँ। बताना चाहती हूँ मगर बता नहीं पाती कि जानती हूँ कि इनकार हिस्से में आना है। इनकी खालिस मोहब्बत खालिस है, सच्ची, बिल्कुल जैसे मेरी है। और वो अनीता से क्या अहद निभा रहे हैं, की अहद निभा रहे हैं, मेरी और देखते तक भी नहीं। कभी कभी मिसबिहेव कर जाते हैं और इन्हें मेरा अपने लिए काम करना पसंद नहीं है। मैं बदले मोहब्बत नहीं मांगती, मगर इनके काम करना ये तो मेरा हक़ है। बस इतना सा हक़ ही तो चाहती हूँ मैं। वो मेरे होके भी मेरे नहीं, और किसी के ना होके भी पूरे इसके हैं। ज़रा जिन्नी सैल्फ रिस्पैक्ट नहीं है इस कुड़ी दे विच, डंगर जी। 2 अगस्त 2010। आज मॉम डैड की बातें सुनकर काफ़ी हंसी भी आई। वो दोनों हमें एक माह के हनीमून टूर पर भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। डैड के ख्याल में हमें मॉरिशस भेजना चाहिए, मॉम के ख्याल में नॉर्दर्न एरियाज़ भी किसी से कम नहीं, वहाँ भेजना चाहिए। वो दोनों इस बहस में उलझे हुए थे और मैं सोच रही थी नॉर्दर्न एरियाज़ हो या मॉरिशस, जाना कौन चाहेगा। डैड तो बेचारे कुछ नहीं जानते, मगर मॉम तो सब कुछ जानती है। फिर भी वो शायद उम्मीद पर दुनिया कायम है कि मकूले पर अमल पैना। जो शख्स अपनी बीवी को एक नज़र देखना पसंद ना करता वो हनीमून पर जाएगा। स्वीट हार्ट, ये तो लतीफ़ा हो गया ना। मेरे रोज़ो शब की साथी, मेरी राजदार हमदम। कभी कभी सोचती हूँ तुम ना होती तो शायद मेरा दिल फट जाता, और वो सब कुछ जो मैं किसी से नहीं कह पाती तुमसे कहकर अपना दिल बोझल दिल हल्का कर लेती हूँ। 6 अगस्त 2010। वही हुआ जिसका मुझे कभी इम्कान था। इन्होंने हनीमून पर जाने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि मॉम को काफ़ी कुछ सुनाया भी। बहुत अफसोस हुआ मुझे। ठीक है, मोहब्बत अपनी जगह, मगर बोलते हुए नहीं, ये तमीज़ तो होनी चाहिए वो किससे मुखातिब है। मैंने भी हनीमून पर जाने से मना कर दिया। अगर मैं ज़रा भी हामी भरती तो इनके इनकार को खाते में लाते हुए डैड ने ज़बरदस्ती भेज देना था। मगर मैं ख़ुद को इन पर मुसल्लित नहीं करना चाहती। मॉम मुझे समझाती नहीं कि अनीता से दूरी और मेरी खूबसूरती ने मेरी तरफ मतवज्जा करेगी, और इनके ख्याल में मुझे खुद को सजा सवार कर इनके सामने पेश होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, शायद वो ठीक कहती है कि मर्द बज़ाहिर जितना मजबूत होता है फितरतन इतना ही कमज़ोर। शायद ऐसा ही हो, मगर मैं हुमैर से मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत मादियत से दूर होती है। मोहब्बत को मोहब्बत की तलब होती है। मोहब्बत रूह दिल से की जाती है, मिट्टी के मादी जिस्म से नहीं। मोहब्बत ला फ़ानी और जिस्म फ़ानी। 20 अगस्त 2010। हमारी शादी को 1 माह होने वाला, और मैं सोचती हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा। कभी कभी मैं अंजाम से डर जाती हूँ। मैं इनसे दूर नहीं होना चाहती, वो मुझसे दूर है, रहें मगर मेरे पास हो। इनकी मोहब्बत ने मेरे दिल की एक एक सीट चढ़ी है। मैं इन्हें खोने का लम्हा नहीं सह सकूँगी। 13 सितंबर 2010। आज इन्होंने डाइनिंग टेबल पर सबके सामने नीता से शादी की बात छेड़ी। मुझे अपना आप हवा में मुअल्लक एक ऐसे वजूद की मानत लगा जिसके सर पर ना छत हो और ना पाँव के नीचे ज़मीन। जिसका डर दिल में मौजूद था वही हो गया। अब मैं क्या करूँगी? कभी कभी जी में आता है कि वही करूँ जो मॉम ने कहा था। बारहा खुद को आईने में देखा, शायद ये सब बहुत आसान साबित हो मेरे लिए, मगर खुद को आमादा नहीं कर पा रही। ऐसा करके तो मैं खुद अपनी नज़रों में गिर जाऊँगी। दिल तावीलें देता है कि तुम बीवी हो इसकी, तुम्हें पूरा हक है, मगर फिर शायद मुझे ज़िंदगी में तो जगह मिल जाएगी, मगर दिल में तो वो अनीता ही रहेगी, और इससे बेवफाई का नाग इनको सारी ज़िंदगी डसेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इससे अच्छा तक मैं बखुशी इनको शादी की इजाज़त दे दूँ। कम से कम एक अच्छी याद की तरह इनके दिल में तो रहूँगी। 25 सितंबर 2010। अब मेरे और इनके दरमियान बीच दोस्ती का रिश्ता है। मैं इनकी दोस्त हूँ और इनके लिए मॉम डैड को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैंने इनसे फ्रेंडशिप की ऑफ़र की वो काफ़ी हैरान हुए, मगर इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। जब किसी से दूर जाना ही है ठहरा तो अच्छी यादें क्यों ना इनके दिल में छोड़कर जाया जाए। मॉम डैड को मनाने में जितना अरसा लगे, इससे मैं इनके साथ इंजॉय करना चाहती हूँ। वो मैं बीवी के तौर पर नहीं कर सकती, दोस्ती के तौर पर सही। यहाँ से चले जाने के बाद यही पल मेरे लिए ज़्यादा रहा होंगे। वो मुझसे ज़्यादातर अनीता के बारे में बातें करते। शुरू में बुरा लगता था, अब वो भी नहीं लगता, क्योंकि मैं तो बस इन्हें सुनना चाहती हूँ। फिर वो किसी के मुतालिक भी बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है। स्वीट फ्रेंड, तुम हैरान हो कि गुज़िश्ता सफ़ा में मैंने अपनी मोहब्बत की शिद्दतें लिखी हैं, फिर ये अचानक अपनी मोहब्बत दूसरों को सौंपने के बारे में क्यों लिख रही हूँ। तो डियर फ्रेंड, मैं जान गई हूँ कि मोहब्बत महबूब की खुशी का नाम है, और इनकी खुशी अनीता में। कभी कभी आपकी खुशी दूसरे के गम का सबब बन जाती है, और मैं अपनी खुशी के लिए हुमैर को दुख नहीं दे सकती। मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिले ये ज़रूरी नहीं। इसने फिर सफ़े उलटने शुरू किए। इसकी नज़र ठहर गई। सफ़ा खुश्क, अकड़ा और सुखड़ा हुआ था, जैसे गीला होने के बाद जब सूखता तब हो जाता। इसने पढ़ना शुरू किया। 6 नवंबर 2010। समझ नहीं आता तकदीर के इस भोंडे मजाक पर हंसूं या रोऊं। हुमैर बुखारी यानी कि मेरा मजाजी खुदा अपनी बीवी के लिए दूसरा शौहर ढूंढने की बात कर रहे थे। मुझे खुद पर बेइंतहा तरस आ रहा है। कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे खुद को सहारा दूं। रोते रोते थकने लगी हूँ, कैसे इन आंसुओं पर बंद बांधूं। चोट से जब दिल के साथ रूह भी झंझना उठे तो आंसू आसानी से नहीं रुकते। सामने नींद में डूबा ये शख्स मेरी ज़िंदगी में तरातम बरपा कर कितना पुरसुकून है। दिल में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। इन्होंने ऐसा क्यों सोचा, क्यों कहा? शायद दोस्ती के लिहाज से, या फिर मेरी तन्हाई के ख्याल से, या फिर वो बदले में एहसान करना चाहते हैं।
काश तुम मेरी ज़ात को इसी तरह बेतौकीर ना करते, मेरी अना वक़ार की धज्जियाँ ना उड़ाते। मैं थकने लगी हूँ, मेरे असाब जवाब देने लगे हैं। जी करता लंबी नींद सो जाऊँ और फिर कभी ना जागूँ। जा मर जा जाके किसी पास तेरे भी दुख मुकन ते सानू भी साड़ा ना मजे तेरी अच्छाइयाँ दा। 21 दिसंबर 2010। मॉम डैड को मनाने में मैं हारने लगी हूँ। मुझे लगता है मैं इनका मुकदमा बेहतर तौर पर नहीं लड़ पा रही। डैड और हुमैर के दरमियान तनाव की कैफियत है। डैड किसी तौर राज़ी नहीं होते। इनके पास मेरी हर दलील का जवाब है। मॉम नीम रजामंद सी है। आखिर बेटे की खुशी को वो कब तक नज़रअंदाज करेंगी। पूरे बुखारी हाउस को इल्म हो गया, सब आगे थे, हंगामा मचा हुआ था। टेंशन मज़ीद बढ़ गई। ठीक होने की वजह सब उलझता जा रहा है। डैड काफ़ी अपसेट हो गए। मॉम मुझसे काफ़ी नाराज़ है। इनके ख्याल में मैं इन सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं हुमैर का साथ देने की बजाय इनके कहे पर अमल करती तो सब ठीक हो जाता। अर्शिया आपी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। इन्हें ऐसे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मगर वो मुझसे बहुत प्यार भी तो करती हैं। मामा पापा भी आए थे, काफ़ी नाराज़ और कमज़दा थे। पापा चाहते हैं मैं इनके साथ घर चलूँ। मैं किसी को भी दुखी नहीं करना चाहती, मगर एक शख्स की खुशी सबकी नाराज़गी और गम का सबब बन रही है। मैं किस किस महाज पर लड़ूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसकी वजह से सब एक एक करके मुझसे नाराज़ होते जा रहे हैं। इससे कोई परवाह नहीं है। वो तो हनीमून के लिए मुकाम डिस्कस करें कि कहाँ जाया जाए। 3 जनवरी 2011। साल बदल गया, मगर मेरे लिए सब कुछ वैसे का वैसा ही है। वही असाब शिकन दिन रात मॉम के साथ। अब हिब्बा और लुबना आपी की नज़रों में भी इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं रही। शायद वो भी मुझे हुमैर की खुशियों में रुकावट समझती हैं, या शायद वो भी इस मसले का हल चाहती हैं। महीनों से चल रही इस टेंशन से सभी उकता गए। आनिया भाभी हैं जिनकी बातें अब इन सब की चुभती निगाहों के दरमियान रहने का हौसला देती हैं। अर्शी आपी अब भी कहती हैं कि मैं हुमैर के अगेंस्ट डट जाऊँ या घर चली जाऊँ, यहाँ रहकर खुद को अजियत ना दूँ। कल मैं अर्शी आपी की तरफ गई थी इनकी तबीयत पूछने। सबकी नज़रों में इतना तरहम और तरस था कि मैं घबरा कर वापस चली गई। 26 जनवरी 2011। इन्हें अनीता से शादी की इजाज़त मिल ही गई। वो खुशी खुशी घर भागे चले आए। सबसे पहले मुझे ये खबर सुनाना चाहते थे। मैं जानती थी कि जल्दी बदेर ऐसा ही होगा, फिर भी जाने क्यों अचानक नमी उमड़ आई। काफ़ी देर तक बाथरूम में खड़े रहकर दिल हल्का किया। बाहर निकली तो वो अनीता को मसरूर से ये खबर सुना रहे थे। इतने दिनों से मैं भी तो सबको मनाने की कोशिश करी थी, मगर वैसा लगता है कि जैसे दिल किसी ने मुट्ठी में भेज लिया। इनसे दूर जाने का ख्याल भी सुहाने रुआ। मैं नहीं जानती कि मैं इनके बगैर कैसे जीऊँगी। वो चाहते थे कि मैं इनके साथ अनीता के घर चलूँ। मैं भला अपने कानों से इनके पराए होने के बारे में कैसे सुन सकती हूँ, इसलिए मना कर दिया। 10 फरवरी 2010। जैसे जैसे इनकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं, मैं टूट कर बिखरती जा रही हूँ। इन्हें बर्दाश्त होता मुझसे। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। जाना आसान नहीं, मगर मैं यहाँ बैठ कर इन्हें किसी और का होते भी नहीं देख सकती। बहुत दिनों बाद आज फिर से शिकवे जागने लगे हैं तकदीर से। वो दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जल्दी से डायरी बंद करके ब्लैंकेट के नीचे कर दी। हिबा अंदर दाखिल हुई। हाय भाई, कैसे आप? ठीक हूँ। इसे इस लम्हे इसकी मुदाखलत सख्त नागवार गुजरी। वफ़ा भाभी का फ़ोन आया था। वो शायद अपनी डायरी भूल गई। कह रही थी मैं ड्राइवर के हाथ भेज दूँ। इसने आगे बढ़कर साइड ड्रा खोली। एक दराज टटोल कर दूसरी ड्रा की तरफ बढ़ी। क्या वो मिली? इसने पूछा। नहीं, यहाँ तो नहीं है, शायद कहीं और रखी हो, मैं देखती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं एक डायरी के लिए मेरा कमरा बर्बाद करने की। वो पूरा कमरा छान रही थी। जब उकताहट से बोला, वो चाहता था वो जल्द से जल्द चली जाए। ठीक है, मैं कह देती हूँ इन्हें कि यहाँ नहीं है। वो कहते हुए जाने के लिए मुड़ी, फिर वापस पलटी। भाई एक बात कहूँ आपसे? वो बैठ के करीब आ खड़ी हुई। इसने चौंक कर इसे देखा। आपने वफ़ा भाभी को जाने क्यों दिया? भाई हमें उम्मीद थी कि आप अपना फ़ैसला बदल लेंगे। वफ़ा भाभी की इतनी खिदमत भी आपका दिल नरम नहीं कर सकी। भाई वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, इसे अनीता से कहीं ज़्यादा। हम इसको सबको इनकी मोहब्बत नज़र आती है, तो आपको क्यों नहीं आई? इनके संग आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, ट्रस्ट में भाई। और वो बहुत अच्छी हैं। मैंने अनीता को देखा था हॉस्पिटल में। मॉम ठीक कहती हैं कि वो बहू बनने के लायक नहीं, बस एक मॉडल ही रहे तो बेहतर है। आई एम सॉरी टू से, बट वो इस काबिल ही नहीं कि वफ़ा भाभी से कंपेयर किया जा सके। भाई वफ़ा भाभी को ले आइए ना, आप इन्हें ले आएंगे ना? इसने उम्मीद भरी नज़रों से इसे देखा। हाँ, मगर अब क्या वो आना चाहेगी? इसने दिल में सोचा। कोई जवाब न पाकर हिबा मायूसी से देखते हुए बाहर निकल गई। 18 फरवरी 2011। मैं बहुत खौफज़दा थी, बहुत डरी हुई। इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर तो मायूस थे, कहते थे कि दुआ करें कि 24 घंटे में होश आ जाए। अगर 24 घंटों में होश नहीं आया तो इसके आगे सोचते मेरा दिल बंद होने लगता था। मगर मेरे अल्लाह ने मायूस नहीं किया। इनकी टूटती सांसों की डोर फिर से जुड़ गई। हालात कभी भी रुख बदल सकते हैं अगर अल्लाह आपके साथ हो। और बेशक अल्लाह से ज़रूरत तो बस इसे बेशक अल्लाह है, ज़रूरत तो बस इसे पुकारने की है। इस तरह इन्हें पकड़ियों में जकड़ा देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर मुझे हौसला करना और इन्हें भी हौसले से बर्दाश्त संभालना है। इसके आगे डायरी खाली थी और ये तो वो खूबी जानता था कि इसने किस हिम्मत और हौसले से संभाला था। इसने वर्क उलटने शुरू किया। आखिरी सफ़े पर नज़म थी, उन्वान था काश। इसने पढ़ना शुरू किया। काश हम तुम्हारी धड़कन होते, तेरी यादों तेरी सोचों पे मुश्तमिल होते, तुम्हारे साथ में लम्हा लम्हा धड़कते रहते, खुद से हमको जुदा ना तुम कर पाते, तेरी ज़िंदगी का दारो मदार हम होते, हमारे बगैर तेरा जीना बहुत मुश्किल होता।
काश हम तेरी धड़कन होते। नज़म क्या थी? गोया इसकी ख्वाहिशों का मरक्का थी। इसने थक कर आंखें मूंद ली। इतनी बेतहाशा इश्क की सरहदों को छूती मोहब्बत इसके इर्द गिर्द थी वो नज़रअंदाज करता रहा। आज से पता चला कि वाकई मोहब्बत क्या होती है। हुमैर, मॉम की आवाज़ पर इसने आंखें खोली। क्या सोच रहे हो बेटा? इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली नज़रों से तकता रहा। क्या हुआ? इन्होंने हाथों के प्यालों में इसका चेहरा थामा। सोच रहा हूँ वफ़ा को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है मैंने। क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? क्या वो वापस आएगी? हुमैर, इन्होंने मुसरत से देखते हुए इसका माथा चूमा। तुम सच कह रहे हो? तुम इसे लेकर आओगे? हाँ, पर क्या वो वापस आना चाहेगी? इसका लहजा मायूस सा था। हाँ, वो तुमसे मोहब्बत करती है, ज़रूर वापस आ जाएगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। मगर मैं इसका सामना कैसे करूँगा? इससे नज़रें कैसे मिला पाऊँगा? वो तो ज़ब से बोला। तुम इससे वापस क्यों लाना चाहते हो? इनका लहजा संजीदा था। जी, इसने इन्हें अचंभे से देखा। यकीनन इसलिए तो हरगिज़ नहीं लाना चाहोगे कि ये हम सब की ख्वाहिश है, वजह कुछ और है। उन्होंने वजाहत तलब नज़रों से देखा। हाँ, इसने इस बात में सर लाया। मुझे इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा हो गया और शायद इससे मोहब्बत भी। इसे हमेशा नज़रअंदाज करता आया था, इसके लिए इतराफ़ मोहब्बत से कुछ अजीब लग रहा था। तो पहले अपने दिल को टटोलो। अगर वाकई तुम्हारे दिल में इसकी मोहब्बत है तो इसे जाकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। तुम देखना वो आने को तैयार हो जाएगी। मगर अपने दिल में झांक लो पहले। इससे अब मज़ीद कुछ सहना पड़े ये हम में से कोई नहीं चाहेगा। इसके शायद कहने पर वो जोर देते हुए बोली, फैसला अब तुम्हें करना है, अनीता या वो। अब तो हम अनीता के लिए भी राज़ी हैं। बेदिली से ज़िंदगी तुम्हारी है, जिसके संग चाहो गुजारो। वो संजीदगी से कहते हुए खड़ी होगी और अनीता के बारे में सोचना तो इसने बहुत पहले छोड़ दिया था, मगर फिर भी अपना दिल टटोलना था, इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाना था। वो सारा दिन इसने सोचते खुद को तैयार करते हुए गुजारा था। अगले दिन वो रहमान विला में खड़ा था। हुमैर, सायरा मुतजब नज़रों से देख रही थी, जैसे यकीन करना चाहती हूँ मगर कर नहीं पा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ समझ न आया तो इसने सलाम ही कर दिया, मगर इन्होंने तो जैसे सुना ही नहीं था। सायरा, जब भी रहमान सा बंदा दाखिल हुए न्यू खड़ा देकर इन्हें भी झटका देखा। तुम यहाँ ऐसे? तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो हैरत के समंदर में ग़ौताज़न थे, मगर इनकी हैरतों को लिए वो ख़ुद को तैयार करके आया था। इसने मुस्कुराते हुए बोला, जी ठीक है। नहीं, वो मेरा मतलब है तुम्हारी आंखें, मतलब तुम्हारी बनाई। वो बौखलाहट भी, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप पूछो और किस तरह पूछो। वो उलझन भरी नज़रों से तक रहे थे। मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। एक्चुअली आप तो जानते कि मेरे फिजिशियन डॉक्टर खावर कनाडा गए हुए थे। वहाँ के डॉक्टर्स ने मेरी रिपोर्ट्स देखकर जो ट्रीटमेंट तजवीज़ किया वो काम कर गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो असल बात छुपा गया कि नहीं जानता था कि असल बात पता लगने पर इनका रद्दमल क्या होता। ओह, इन्होंने इस बात में सर लाया, मगर आंखों में अब भी हैरत थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? सायरा बेगम का लहजा सर्द था। मैं वफ़ा को लेने आया हूँ। वो रुककर शर्मसार लहजे में बोला, कितने दिनों के लिए? रहमान साहब का लहजा काटदार था। वो मज़ीद शर्मिंदा हो गया। जवाब तो कितने दिनों बाद इसे फिर वापस आने पर मजबूर कर दिया जाएगा। वो सट नज़रों से घूर रहे थे। देखिए अंकल, मैं जानता हूँ वफ़ा बहुत अज़ियत और तकलीफ़ से गुजरी है, और इसकी वजह से आप लोग भी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा से कुछ भी नहीं होगा। मैं इसे खुश रखूँगा। इसका लहजा पूरी यकीन था। क्यों, इस लड़की से शादी का भूत उतर गया तुम्हारे सर से? वो तंज़िया लहजे में बोले तो सारे ने रहमान साहब को तनबीही नज़रों से घूरा, क्योंकि वो तो फ़ौरन इसकी बातों पर ही मान ले आई थी। जी, इसने सर झुकाया। बताना पसंद करोगे क्यों? मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं। इसे इनके सामने बोलना मुश्किल लगा था। तुम्हें ये एहसास अचानक क्यों कर और कैसे हुआ? बरखुरदार, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। इनका लहजा बददस्तूर तंज से भरपूर था। इसने सर उठाकर इन्हें देखा। अभी वफ़ा को मनाना बाकी था। वो पहले महाज पर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि अनीता से नहीं बल्कि अपनी बीवी से मोहब्बत का एहसास मुझ में कब जागा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो नज़र झुकाए बोला, दरअसल नहीं बेटा, इन्हें नहीं। वफ़ा, अपने कमरे में तुम जाकर मिल लो। बस भी करें, वो वफ़ा को लेने आया। क्या ये काफ़ी नहीं आपके लिए? इनका लहजा तनबीही था। नहीं, ठहरो। इन्हें जवाब देकर वो दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा हुए, जो वफ़ा के कमरे की तरफ रुख कर चुका था। इस बात की क्या गारंटी कि तुम आइंदा मेरी बेटी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाओगे? वो संजीदगी से देख रहे थे। जी, इसके होश उड़ गए। तो इसने सोचा भी नहीं था कि वो इससे गारंटी मांगेंगे। मैंने आपसे वादा किया, लेकिन फिर भी आप कोई गारंटी चाहते तो मैं आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ। वो मजबूत लहजे में बोला। वो कुछ देर चुपचाप इसे देखते रहे, फिर बोले, ठीक है तुम जाओ। जी, मगर गारंटी? वो हैरान हुआ। अगरचे दोबारा मेरी बेटी तुम्हारे घर से 2 बार मेरी बेटी तुम्हारे घर से वापस आ चुकी है, मगर फिर भी मैं तुम्हारे कॉल पर भरोसा करता हूँ। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम अपने वादे का पास रखते हो या नहीं। वो संजीदगी से बोलते उठ खड़े हुए। थैंक यू अंकल, मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। वो तो शक्कर अमेज़ लहजे में बोला। एक्चुअली अंकल, डैड ने कल पार्टी रखी है घर पर मेरे ठीक होने की खुशी में, तो ये इनविटेशन। अचानक याद आने पर इसने कोट की अंदरूनी पॉकेट से कार्ड निकाल कर इनकी तरफ बढ़ाया। वो उसके हाथ से कार्ड थाम कर इसका कंधा थपथपाते हुए अपने कमरे की तरफ चल बढ़ गए। एड्डी की बेइज्जती करनी सी, बस थोड़ी जी और बेइज्जती वहाँ दी सीधी। आयशकी से दरवाज़ा खोलकर वो इसके कमरे में दाखिल हुआ। वो नमाज़ पढ़कर दुआ मांग रही थी। चाय नमाज लपेट कर कबड़ में रखकर वो मुड़ी। इसने इसकी हैरत के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। इसकी नज़र इस पर पड़ी ज़रूर, मगर वो यूं ही सपाट चेहरे से बेड की तरफ बढ़ गई।
इसके रवैये पर हमारे को हैरत हुई। वो इसकी तरफ बड़ा, वो आंखें मूंदे बैठकर उनसे टेक लगाए बैठी थी। वो इसके सामने बैठकर खामोशी से देखने लगा। इसके चेहरे पर हुस्न और मलाल के साए गहरे थे। इसने आंखें खोली, इसे देखती रही, फिर चेहरा मोड़ लिया। जाने कब तक ये अलवज़न सताएंगे मुझे। इसने इसकी बड़बड़ाहट सुनी। मैं अलवज़न नहीं, हकीकत हूँ। इसने घुटनों पर धरे इसके हाथ पर अपना हाथ धर रखा। वो चौंक कर सीधी हुई। आप यहाँ? इसकी आंखों में हैरत दर आई। हाँ। इसने इस बात में सिर हिलाया। आप ठीक हो गए? इसके लहजे में बेपनाह मुसर्रत थी। अगर मैं कहूँ कि मैं कभी अंधा था ही नहीं तो? वो मुस्कुराए। क्या? इसे झटका लगा। हाँ। इसने सर इस बात में हिलाया। तो फिर? वो उलझन भरी नजरों से देख रही थी। जो पूछना घर चल कर पूछना। घर? इसे सवालिया नजरों से देखा। हाँ। क्यों? किस लिए? वहाँ तो अनीता आने वाली थी। इसका लहजा सादा था मगर इसे तंजिया महसूस हुआ। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत शिकवे शिकायतें हैं, मगर प्लीज़ घर चलो, मैं तुम्हारी सारी शिकायतों का अजाला कर दूंगा। मैं क्यों चलूँ आपके साथ घर? इनफैक्ट मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे लेने क्यों आए। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था। आप दूसरी शादी करना चाहते थे, मैं बखुशी आपको इजाज़त देकर चली आई। वो बोलते हुए बेड से खड़ी हो गई। प्लीज़ वफ़ा। इसने कंधों से थाम कर इसे कुछ कहना चाहा मगर उसके हाथ झटकते हुए बोली, नहीं मिस्टर हुमैर बुखारी, आपने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी ज़ात को बेमोल कर दिया आपने। इतनी अरसा नहीं हूँ मैं कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी आप कहेंगे चलो और मैं चल पड़ूंगी। आप जाइए यहाँ से, आपको आपकी अनीता ही मुबारक हो। वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी मगर बोलते हुए इसकी आवाज़ रंध गई। अनीता? अनीता का यहाँ कोई जिक्र नहीं हो रहा। मैं इसे हमारे दरमियान से दूर करूँ मगर तुम इसे वापस हमारे बीच लाकर खड़ा कर रही हो। वचन चला गया। वो तो हमारे बीच है शुरू से, बल्कि नहीं, वो नहीं, मैं आ गई थी आप दोनों के बीच। इसने गालों पर बहते आंसू साफ किए। अब नहीं है वो हमारे बीच और ना कभी आएगी, ट्रस्ट में। वो रसान से बोला। क्यों? इस बला ने कैसे पीछे छोड़ दिया आपका? वो गुस्से से बोली। तुम्हारी फूकों ने कमाल कर दिया। वो मुस्कुरा और यही मुस्कुराहट जलती पर तेल का काम करके। आपने मजाक बना दिया मेरा, तमाशा बन गई हूँ मैं क्यों यकीन करूँ आप जैसे धोखेबाज आदमी का। वो गुस्से से चीखी। तुम ठीक कहती हो, मैं धोखेबाज भी और बहुत जिद्दी भी। इसके दोनों बाजू पकड़ कर दृष्ट लहजे में बोला। इसके अंदाज पर वो दंग नज़रों से देख रही थी। मैं नहीं जाऊँगी। वो खौफजदा सी बोली। मैं तुम्हें लेने आया और लेकर ही जाऊँगा। बेहतर है कि मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर मत करो। इसके बार बार ना करने पर इसे गुस्सा आ गया। अल्लाह हाले इन्होंने जुतियां दे वास्ते हार तैयार करके रख दी। जो आंदा तो इन्हें जुतियां ने हार पा के नाल ही तुर पैंदी। मैं अपने घर में हूँ और यहाँ से आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते। इसने जताया। मैं कर सकता हूँ मगर करना नहीं चाहता। इसने इसे खुद से करीब कर लिया। वो सटपटा गई। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? इसकी आंखों में हैरत उभर गई। इसलिए मेरी खुशी के लिए सबको मनाती रही? इसलिए तुम मुझसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी? इसलिए जब आंटी ने तुम्हें शाहजेब के प्रपोजल के बारे में बताया तो मैं गुस्सा आया था और इसीलिए तुमने इनसे मिसबिहेव किया? क्या कहा था तुमने इनसे कि तुम मुझसे इश्क करती हो? तुम्हें अगर मेरी खुशी के लिए मुझसे दूर जाना पड़े तो चली जाओगी, यही कहा था ना तुमने इनसे? वो उसकी हैरानगी भरी आंखों में झांकता हुआ बोला। आप? वो लब कुचल रही थी। मैं जाग गया था इस दिन तुम्हारी आवाज़ों से। तुमने जो कुछ किया मेरे लिए किया है ना? इसका सर इस बात में हिल गया। तो क्या तुम अब मेरे लिए वापस नहीं चल सकती? इसने सवाल किया और इसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी वफ़ा की। आंखों में फिर से आंसू भरने लगे। इससे इस बात में सर हिला दिया। थैंक्स। इसने इसकी पेशानी चूमी। वफ़ा पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। यूँ लगा जैसे बरसों से प्यासी जलती सूखी ज़मीन पर बारिश का पहला छींटा पड़ा और प्यासी तपती ज़मीन पर बारिश के पहले छींटे की क्या अहमियत है ये इस ज़मीन से पूछता चाहिए। इसे लगा जैसे इसकी रूह तक शराब हो गई। अल्लाह मान गई है। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है यार। लेकिन अब नावल के अड्डे पर मानना तो चाहिए उन्हें। वो इसके साथ घर पहुंची तो बुखारी हाउस के सारे मकीन हैदर बुखारी के पोर्शन में जमा थे। हैं? पार्टी तो कल है, आप सबने आज ही डेरा जमा लिया? वो हंसते हुए बोला। तुम्हारे लिए नहीं आई, हम वफ़ा के लिए आए। इरम मुंह बनाते हुए बोली। वेलकम बैक। अर्शीन ने से गले लगा। वैसे वफ़ा इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ी नाक रगड़वाती फिर आ जाती। वफ़ा आज मुस्कुराते हुए बोले। मैं वहाँ दिन आल मैं वहाँ जो सही कह रहे वहाँ बस तरस आ गया था। वो मुस्कुराई। अर्शीन के गोद से बच्चे को ले लिया। अब सब मिलकर मेरी बीवी को बिगाड़िए मत। वो मसनूई गुस्से से चिल्लाए। तुम्हारा तो वो हाल करना चाहिए कि आइंदा कोई भी मर्द तुम्हारी जैसी हरकतें करते वक्त 100 बार सोचे। अर्शी ने दांत पीसे थे। मेरी बीवी ने माफ़ कर दिया मुझे, अब आप भी बख्श दीजिए। इसने इनके आगे हाथ जोड़े। भाई वाह, अब बीवी का राग लापा जा रहा है। पहले से 8 आंसू रुलाते, शर्म ना आई तुम्हें? शैला ने भी आंखें निकाली। अब आप भी? इसने मुस्मिन सूरत बनाकर वफ़ा को देखा जिसकी खिंचाई पर मुस्कुरा रही थी। सॉरी भाभी। हिब आगे बढ़ी। फॉर व्हाट? वो हैरान हुई। मेरा रवैया आपसे बदल गया था। वो शर्मिंदा थी। इस वक्त हालात ही ऐसे थे मगर तुम्हें एहसास होगा ये काफ़ी है मेरे लिए। इसने इसका गाल थपथपाया। वो वफ़ा से बात करने के लिए बेचैन था मगर वो लोग इसे छोड़ ही नहीं रहे थे। वो बैठा बेचैनी से पहलू पर पहलू बदल रहा था। उमैर बगौर इसकी बेचैनी देख रहे थे। क्या हुआ?
इन्होंने इसके कांधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। वफ़ा नई तो नहीं रही, पुरानी है तो फिर इतनी बेचैनी चवारे। बेफिक्र हो, इसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले। मॉम खाना बनवा रही हैं, सब खाने के बाद ही टलेंगे। वो मानी खेरी से बोले तो वो झेंप गया। वो कमरे में बेचैनी से टहलता इसका इंतज़ार कर रहा था। वो थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कमरे में दाखिल हुई। बड़ी जल्दी तशरीफ़ ले आई आप, वो गुस्सीले लहजे में बोला। हाल और किचन सिमटवा रही थी, फिर डैड को कॉफ़ी दी। वो इसे मलामत भरी नज़रों से तकती बैठ के सिमट पड़ी। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। इसे अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ तो वजाहत दे। मैं भी तो वेट कर रही थी गुज़िश्ता 1 साल से। वो दूबदू हुई। तो तुम बदला ले रही थी? वो मुस्कुराया। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें यकीन था मेरे लौटने का? इसने आहिस्ती से इसका हाथ थामा। नहीं, लेकिन एक मोहम सी उम्मीद थी और मैं वो उम्मीद अपनी आखिरी सांस तक टूटने न देती। वो इसे तकते धीमे लहजे में बोली। पर एक गिरा है मेरे दिमाग में। आपने मुझसे पहले दिन ही वाज़ह कर दिया कि आपकी ज़िंदगी में नीता के अलावा किसी की जगह नहीं, तो फिर अचानक मेरी जगह कैसे निकल आई? और ये अंधे होने का नाटक क्यों? आप जानते हैं आपको ऐसे किसी कमी के साथ देखना मेरे लिए कितना कठिन था? वो इसे उलझन भरी नज़रों से तक रही थी। वो चंद लम्हे से मोहब्बत पाश नज़रों से तकता रहा, फिर बोला। तुम जानती हो तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में कब जागी? जब तुम मुझे अपने लमस से अपनी मोहब्बत से आशना करवा के चली गई थी। मगर तब मैं इस मोहब्बत को समझ नहीं पाया। मोहब्बत को आदत समझा मैंने और तुम्हें सोचते सोचते एक्सीडेंट करा बैठा। फिर किस्मत ने मुझे आमिर के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। आमिर मेरा दोस्त है, ये बात तुम जानती हो। जब इसे पता चला कि मेरा शादी के बाद भी अनीता से फेयर है, इसने मुझे बहुत लानत मलामत की थी। वो मुझे कहता था कि तू कैसा शौहर है जो इतनी बेतहाशा मोहब्बत करने वाली बीवी होने के बावजूद एक गैर लड़की से मोहब्बत की तमन्ना किए बैठा है। तुझे कि भाभी की मोहब्बत नज़र नहीं आती? वो कहता था कि वो दिलो जान से दिन रात तेरी खिदमत करती है। जबकि यहाँ हॉस्पिटल में मैंने कई कई बर्स की रफ़ाकतों को मिट्टी में मिलते देखा है। वो मुझसे पूछता था कि क्या मुझे इसकी मोहब्बत नज़र नहीं आती, और तब मुझे वाकई नज़र नहीं आती थी, या फिर मैं शायद समझना नहीं चाहता था, और समझता भी कैसे। अनीता कहती थी कि वफ़ा कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारेगी, एक बेहतरीन लाइफ प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर इसका भी तो ख्वाब होगा, और अपने इस ख्वाब को जल्द अज जल्द शर्मिंदा ताबीर करने के लिए वो तुम्हारा साथ दे रही है। और मैं कश्मकश में घिर गया, और तभी मुझे इस कश्मकश से निकालने के लिए आमिर ने अंधेपन की एक्टिंग करने के लिए कहा। इसने कहा नबीना होने के बाद तेरी दिल की आंखें खुलेंगी और तुझे हकीकत नज़र आएगी। मॉम ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। शुरू में मुझे सब गलत लगा, क्योंकि अनीता मेरे लिए बहुत परेशान थी और तुम्हारा मुंह लटका रहता था। मगर फिर जल्दी सब सही साबित हुआ और मेरी मोहब्बत गलत। सब सही साबित हुआ और मेरी मोहब्बत गलत। इस दिनों मुझे बताने आई थी कि वो अपने किसी NRI कज़न से शादी करी, क्योंकि इसके पेरेंट्स एक अंधे से इसकी शादी के लिए राज़ी नहीं। इसने मुझसे बहुत दिल गिरफ्तार लहजे में कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और करती रहेगी, मगर इसके चेहरे पर एक नाबीना शख्स से पीछा छूट जाने की खुशी साफ झलक रही थी। तब मैंने इसे ड्रामे के बारे में बताया था। तब इसके चेहरे पर शिकस्त और आंखों में हैरत उभरी। मैंने इसे कहा कि मुझे इसकी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास मुझसे बेतहाशा इश्क करने वाली बीवी मौजूद है। इसने बात ख़त्म करके इसे बाजुओं के घेरे में ले लिया। आपने इसके चले जाने के बावजूद मुझे कितना सताया। मुझ पर इल्ज़ाम लगा कि मैं आप में और इसमें दुनिया पैदा करने के लिए वजीफ़े पढ़ रही हूँ। वो इसके बाजू के घेरे से निकलते हुए शिकवा की ना हुई। अभी और शिकवे बाकी हैं, सुनो, कुछ शिकवे कल के लिए भी उठा रखो। वो सर खुजाते हुए बोला तो इसने नफ़ी में सर लाया। इत्थे मेरा दिल कर रहा है मैं एक जुत्ती चुका तो फ्लाइंग चप्पल सिर च मारा दे हमार दे। यार इस वक्त मैं चिड़ा हुआ था। यकीन नहीं आता था कि जिसके लिए मैंने कानूनी और शरई हकूक़ होते हुए भी अपनी बीवी को नज़र भर कर नहीं देखा, कभी छुआ नहीं, कि कहीं मैं बेवफा ना कहलाया जाऊँ। वो बेवफा छोड़ गई मुझे। फिर चिड़ गुस्से में बदल गई कि क्यों मैंने किसी की बात ना सुनी, क्यों अपने दिल की मानी और दिल के हाथों रुसवा हुआ। फिर सच पूछा, मैं अपने यकीन के हाथों के सियाया भी हुआ भी था। तुम्हें इसलिए भी ज़्यादा सताया कि तुम तंग आकर मुझ पर 2 हरफ भेजो और घर की राह लो, और फिर तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हुआ तो मैं गिल्टी फील करने लगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की थी। वो इसे मोहब्बत पाश नजर देखता हुआ बोला। आपने मेरा ज़बत कितना आजमाया, अगर कभी मैं आपकी जहर उगलती ज़ुबान के हाथों तंग आकर बाकी चली जाती तो? इसने फिर शिकवा किया। वो तो फिर वापस आ जाना सी तू, क्योंकि तू 2 बारी गई जाकर वापस आ सकती, तो तू 4 बारी होर जाकर वापस भी आ सकती। उफ़, 1 साल के शिकवे तुम एक ही रात में करोगी? बेबसी से बोला। हाँ, वो कतियत से बोली। ओके, इसने गहरी सांस भरी। अगर तुम चली जाती तो मैं तुम्हें ऐसे ही मना कर लिया था, क्योंकि ये सच है कि अब तुम्हारे बिन मेरी ज़िंदगी अधूरी है। इसकी आंखों में झांकते हुए इसने इतराफ़ किया। फिर भी आपने मुझे दोबारा जाने दिया, रोका नहीं, बल्कि कितनी बेहिसी से कहा था आपने कि हाँ, दोबारा जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इसे याद दिलाते हुए हंसी हुई। वो तुम्हें तंग करने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें बहुत सताया, इसलिए कि कभी तो तुम तंग आओ, मुझसे लड़ो झगड़ो, थक हार कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलता था? जब तुम मेरे सो जाने के बाद घंटों बैठ कर मुझे तंग करती थी, मेरे करीब होने पर तुम्हारे चेहरे की सुर्खी सारी कहानी बयान कर देती। वो शरारत में इस लहजे में मज़े से बोला। आप
ये अपने जज्बात आया हो जाने पर वो शर्मिंदा सी लब कुचल रही थी। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? इतनी मोहब्बत मिल जाने पर अनीता किस कोने में गुम हो जाती पता ही नहीं चलता मुझे तुम्हारे जज्बात की गहराई की शिद्दत का कभी अंदाज़ा ना हो पाता अगर मैं तुम्हारी डायरी ना पढ़ता। वो हाथों के प्यालों में चेहरा थामे बेध्यानी के आलम में खुद ही अपनी चोरी यहाँ कर गया। क्या? वो एकदम उछल कर बेड से उतरी तो इसे अंदाज़ा हुआ क्या बोल गया। यार वो मैं अपनी मेडिसिन ढूंढ रहा था, जब मुझे ड्रॉ में नजर आई तो मेरा इरादा नहीं था, बस फिर पढ़ डाली। वो एकदम से घबरा गया। आपको शर्म नहीं आई किसी की डायरी पढ़ते हुए? आपको कोई मैनर्स हैं या नहीं? वो तैश के आलमी से देख रही थी। किसी की थोड़ी यार, अपनी बीवी की पढ़ी है। और देखो मियाँ बीवी का दो कुछ नहीं होता, एक ही होता है। तुम्हारी डायरी पढ़ी समझो अपनी पढ़ी। इसका हाथ थामते हुए बातें घुमाकर इसने इसे शांत करने की कोशिश की। वाह बहुत खूब, मेरी डायरी पढ़कर आपको मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा। और आपने सोचा होगा कि अनीता की मोहब्बत तो गई हाथ से, चलो वफा ही सही, और मैं बेवकूफ़ चली भी आई। वही झटके से हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। बफरी हुई वफ़ा को संभालने से मुश्किल हो रहा था। क्या सुनूँ मैं? आपने मेरी डायरी पढ़ी क्यों? प्लीज़ यहाँ बैठो और आराम से मेरी बात सुन लो। इसने इसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया। मैं तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या सोचती हो, जानना चाहता था। तुमने कभी मुझे अपने दिल तक रसाई दी ही नहीं, अपने इमोशंस छुपा कर रखे। तो ये तुम्हारी डायरी मेरे सामने, तुम्हारी डायरी नज़र आई। हाय हाय कितना क्या। तो जब मुझे तुम्हारी डायरी सामने नजर आई तो ना चाहते हुए भी मैंने पढ़ डाली। मैंने आपको अपने दिल तक रसाई नहीं दी, या आपने कभी मेरे दिल में झांकने की कोशिश नहीं की? जिस लड़की का शौहर शादी की पहली रात अपनी बीवी से गए वो किसी और से प्यार करता है, तो आपके ख्याल में इस लड़की को क्या करना चाहिए? अपनी मोहब्बत अपने शौहर पर जाहिर कर देनी चाहिए ताकि वो इसकी इज्जत नफ्स कुचल दे, इसकी मोहब्बत की तौहीन करे। वो रोते हुए बोली, वो तो तेरी तो इज्जत नफ्स है ही नहीं पहले। आई एम सॉरी यार, जैसे तुम सोच रहे हो सब बिल्कुल नहीं है, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ। पूरी सच्चाई से इसके आंसू साफ करते हुए बोला तो इसने नज़र उठाकर गौर से देखा। प्लीज़ यार रोना बंद कर दो वरना कमरे में सैलाब आ जाएगा। इसे चुप कराने की इसने कोशिश की थी। मेरी डायरी क्यों पढ़ी? आंखें रगड़ते हुए फिर सवाल पूछा गया। उफ़ अब तो हो गई गलती, जो चाहो सज़ा दे लो, मगर मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मेरी तौबा में तुम्हारी डायरी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आइंदा मैं डायरी लिखूंगी नहीं। ओह तो तुम अपनी स्वीट हार्ट फ्रेंड को छोड़ रही हो? हाँ अब तुम्हें इसकी ज़रूरत भी कहाँ है, तुम्हें ये स्वीट हार्ट जो मिल गया। अपनी तरफ इशारा करते हुए वो मुस्कुराए, साथ ही इसके चुप हो जाने पर इसने शुक्र अदा किया। इसने रुख मोड़ा। सुनो माफ़ कर दिया ना? इसने ज़बरदस्ती इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। नहीं करूँगी, ज़बरदस्ती है क्या? ज़बरदस्ती। अब शराफत से माफ़ी दे दो वरना मुझे ज़बरदस्ती लेनी आती है। इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। ठीक है जाएँ, किया माफ़। वो थक हार कर बोली। कहाँ जाऊँ? माफ़ी देकर तुम मुझे कमरे से निकाली हो? वो फुल मूड में था। तौबा है आपसे, आप कब्बे का दिमाग खाया था? वो झंझला गई। हाँ मेरा मतलब है नहीं। वो गड़बड़ा गया, जबकि वफ़ा की हंसी छूट की। इसे हंसता देखकर इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हारी हंसी कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल किसी मद्धर झरने की तरह। वो जज़ब से इसे देखते हुए बोला। इसके चेहरे पर शफक फैली थी। तुम मुझे इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? इसे करीब करते हुए इसने कानों का आवेज़ा छेड़ा। इसने पुरसकून अंदाज में इसके कंधे पर सर टकाया। फिर कुछ याद आने पर जल्दी से बोली, बस एक आखिरी सवाल। ओह माय गॉड, कितने सवाल, कितनी शिकायतें तुम्हारे मन में। तो तेरे जड़े साल तक करतूत सी हो, तेरे को हुन शिकायत शिकवे भी ना करे। वो इसे नाराज़ी से देखते हुए झंझलाते हुए लहजे में बोला, जितने भी शिकवे शिकायतें सब आज ही करूँगी ताकि फिर कभी हमारे बीच ना कोई शिकवा हो ना शिकायत। तमानियत से वो बोली। हाँ हाँ बिल्कुल, आप इरशाद फरमाइए। वो जलकर बोला। ये अंधे होने के ड्रामे में कौन कौन शामिल था? बस मॉम, डैड और आमिर, और किसी को मालूम नहीं था। डैड भी? वो हैरान हुई। हाँ इन्हें शामिल करना पड़ा वरना इन्होंने डॉक्टर्स की लाइन लगा देनी थी और फिर जल्दी पोल खुल जाती। कितना बेवकूफ़ बनाया आपने सब ने। कैसे मेरा तमाशा देखते रहे, किसी ने मुझे बताया तक नहीं। वो अफसोसदा लहजे में बोले। बस ये अभी और सवाल बाकी है, ख़त्म। इसने शांत होकर इसके कंधे पर से सर टकाया। मोहब्बत अपनी जगह खुद बनाती और इसकी मोहब्बत और वफ़ा ने भी अपनी जगह बना दी थी। हाय हाय हाय। जी तो गाइस कैसी लगी यहाँ पे ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। देखो 3 दिन च मकाना सी मैं 2 दिन च मका दिता। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे ये नावल अच्छा लगा, लेकिन वफ़ा को इतना वफ़ादार नहीं होना चाहिए था, मतलब इतनी वफ़ा की देवी नहीं बनना चाहिए था। तो उन्होंने भी थोड़ा जना तड़फांदी, कोई कुछ तो होंदा, कोई इंतकाम लेती, कुछ करती, लेकिन इन्हें तो एडी आसानी ना माफ़ कर दिता। तो एडी बीस तो होके भी उत्थे रही। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन बाकी ओवरऑल नावल अच्छा था। आप कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।